नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था पॉलिनोमियल, और हमारी एक्सरसाइज हो गई थी कहाँ तक? 2.3 कर रहे थे और 2.3 के हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम कौन सा करेंगे? 2.3 का 4th क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, अब ये 4th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से? कहना 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के हिसाब से। क्यों है जरूरी? क्योंकि इसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसका? तो मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कहना अच्छा क्यूबिक का भी सीखेंगे और क्वाड्रेटिक का भी। कहना चलो आप तो वो सिखा दोगे, समझ में आया। बात यह है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला फैक्टराइज तो करो लेकिन फैक्टराइजेशन का मतलब तो बताओ। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टुकड़े करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टुकड़े करना, फैक्टराइज करना, तोड़ना। कहना एग्जांपल दो। मैंने बोला सपोज करो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ, तो मैंने बोला इसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करो मतलब इसके 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े किस में? तो ये तो क्वाड्रेटिक है तो 2 टुकड़े करेंगे तो 2 लीनियर में कर दो। तो मैं बोलूंगा इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूं, आप बोलेंगे हाँ। तो मैं बोलूंगा देखो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये हो गई लीनियर 1 LP1 लीनियर पॉलिनोमियल 1, ये हो गया LP2 लीनियर पॉलिनोमियल 2। जबकि ये क्या था? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 2 लीनियर में तोड़ लिया। क्या ना इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं? क्या ना हाँ इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या ना क्यूबिक होती तो हम बोला देखो सपोज करो x क्यूब एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूंगा इसको फैक्टराइज करो तो आपने बोला भैया इसे x इंटू एक्स लिख दो। लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3 तीनों मिलकर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। कहना अच्छा ये तो बड़ा आसान है। मैं बोलूंगा आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म थी, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ऐसी x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, अब आपको थोड़ी मालूम है कि कौन सी 2 लीनियर ऐसी होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाए। यहां तो आपको मालूम था कि एक्स स्क्वायर है उसको लीनियर में तोड़ना है तो आपने x इंटू एक्स तोड़ दिया है ना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। आपको मालूम था कि x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इसमें कैसे सोच पाएंगे आप? तो इसकी एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। ठीक है, उसके हिसाब से सोचेंगे। चलो ठीक है। कहना इसका एक बार आंसर तो बताओ। तो मुझे इसका आंसर मालूम है जो कि आएगा x-3 x-2। मतलब x-3 और x-2 देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे LP1। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे LP2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ तो ये QP हो गया। तो इसको अगर मैंने 2 लीनियर में तोड़ लिया तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। मतलब मैंने इसको तोड़ दिया, फैक्टराइज कर दिया, स्प्लिट कर दिया, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक के 2 हिस्से करने, मतलब 2 हिस्से कौन से? 2 लीनियर। और क्यूबिक के कितने हिस्से होंगे? क्यूबिक में 3 डिग्री है तो उसको 3 लीनियर में तोड़ेंगे। क्या लीनियर में क्यों तोड़ना है? क्योंकि इससे नीचे जा नहीं सकते आप। इससे नीचे जाओगे तो फिर तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो उसमें तो हमें वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, और फैक्टराइज कर रहे हैं तो बिल्कुल सबसे छोटे में करेंगे, लीनियर में। अच्छा हमेशा, कहना हमेशा। तो कहाँ तक है भैया हमारे सिलेबस में? तो मैंने बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कहना 12 तक, बिल्कुल 12 तक। बहुत IMP है। अगर आपने ये समझ लिया तो मैं बोलूंगा आपका क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी क्लास 9 का, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, पूरी क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो 9 10 11 12 में काम आएगा। कहना भैया फिर इसे डिटेल में पढ़ाओ जब इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगा इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है ना, अलग से वीडियो बनाई है। उसका टाइटल क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कहना अच्छा वो कितने मिनट की? मैं बोलूंगा 1 घंटे 20 मिनट की है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, बहुत जितना आपको चाहिए। तो वो कब पढ़ना है आपको? जब आपके पास टाइम हो। कहना यार भैया बड़ा मजा आ रहा है, मुझे फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा करना है, क्योंकि आपने बोला है कि ये 11 12 तक चलेगा और ग्रेजुएशन तक चलेगा, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वो आप वीडियो रेफर कर लें। और यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ क्लास 9 के हिसाब से पढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि टाइम भी तो जरूरी है। जब डिटेल में पढ़ना तो वो वाली रेफर करो, और इसमें तो मैं आपको जितना हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में उतना अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो करते हैं। कहना अच्छा मतलब इस फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ गया। कहना इसमें जो मेथड यूज होता है उसका नाम क्या बोलते हैं? उसका नाम रहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड। अच्छा जो मेथड यूज करा जाता है, मेथड मतलब एक तरीका होगा, क्योंकि 2 लीनियर में तोड़ना है तो आप ऐसा मन से थोड़ी सोच सकते हैं कि कौन सी 2 लीनियर में तोड़ेंगे। तो एक मेथड होगा। क्या ना वो मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना,
मिडिल मतलब बीच वाली, और बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे तो वो वाला मेथड लगेगा। क्या ना बीच वाली टर्म का मतलब जैसे मैंने बोला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल थी। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो x की पावर है वो धीरे धीरे कम होते जानी चाहिए, मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 है, फिर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हमने पढ़ा है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको, ये बीच वाली टर्म, देखो मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करते हैं। अच्छा, तो इसको स्प्लिट करते हैं और इसकी मदद से दो लीनियर बनते हैं। मैंने बोला बिल्कुल इसी की मदद से दो लीनियर बनते हैं, क्या ना। अच्छा, ये इसकी मदद से दो लीनियर बन गए, ठीक है, क्या ना। इसीलिए इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रखा, बिल्कुल। तो क्या ना भैया, क्या नाम से आएगा मुझे एग्जाम में कि सिर्फ फैक्टराइजेशन आएगा? मैं बोलूँगा अगर फैक्टराइजेशन आए तब भी यही मेथड है, और अगर नाम से आए तब भी यही मेथड है। अच्छा, क्लास 9th में एक ही मेथड है? हाँ, क्लास 9th में एक ही मेथड है। क्लास 10th में पहुंचेंगे तो आपके पास 3 मेथड हो जाएंगे। ये तो रहेगा ही, सबसे IMP यही है, ये तो रहेगा ही, इसके अलावा 2 मेथड और आ जाएंगे। फिर क्या ना क्लास 11th में भी 3 मेथड चलेंगे, क्लास 12th में भी 3 मेथड चलेंगे, जो क्लास 10th में सीखेंगे, क्या ना। अच्छा, अगर मैंने क्लास 9th का एक मेथड कर लिया तो मतलब वो क्लास 10th में भी काम आएगा, 11th में भी, 12th में भी, बिल्कुल सही, तीनों में काम आएगा। पॉइंट समझ में आएगा कितना जरूरी है? इसलिए थोड़ा अवेयर होकर बैठ जाना और आराम से करना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से समझेंगे और बड़े आसान तरीके से समझेंगे। आप बोलेंगे ये तो और बहुत आसान है, मैं तो उसे बड़ा खतरनाक समझ रहा था, जिस हिसाब से आपने बताया कि 12th तक काम आएगा। चलो, करना कैसे है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। स्टेप नंबर 1 है, क्या ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है? स्टेप नंबर 1, तो मैं बोलूंगा हाँ, स्टेप नंबर 1 बोलेंगे हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। जनरल फॉर्म नहीं बोलते, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अच्छा, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल की जो है डिक्रीसिंग पावर में लिखना है। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी, यहाँ वेरिएबल x की पावर 2 है, यहाँ आके 1 हो गया, x की पावर 1 हो गई, और यहाँ x की पावर 0 है। कांस्टेंट में x होता है, उसकी पावर 0 होती है, आपको मालूम है, क्या ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, बिल्कुल, क्या ना। कल को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, मतलब कैसा, तो कल को वो ऐसा भी तो लिख सकते थे, माइनस 7x प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे लिख के भाग जाते, तो गलत हो जाता। तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप में हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या ना। अच्छा, ये बात समझ गए कि हमें वो कैसी भी फॉर्म में दे, हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देना, फिर बात अपनी शुरू करनी। चलो, अच्छी बात है, आप पहली स्टेप समझ गए। तो पहली स्टेप तो बनी बनाई दी थी, क्या ना भैया। दूसरी स्टेप बताओ, तो दूसरी स्टेप में बताता हूँ क्या करना है भाई, ध्यान से देखेंगे। दूसरी स्टेप में हम बोलेंगे कि आपको दुनिया में ऐसे 2 नंबर खोजने हैं, क्या ना। कैसे 2 नंबर खोजने हैं, तो मैं बोलूँगा ऐसे 2 नंबर खोजने हैं जिनका सम करने पे, है ना, ये जिनका सम करने पे, सपोज करो वो 2 नंबर क्या है, P और Q। ऐसे 2 नंबर जिनका सम करने पे कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, क्या ना। ये -7 कहाँ से मिला, मैंने बोला बीच वाली टर्म से मिला, क्योंकि मेथड का नाम क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब इसी को तोड़ेंगे, क्या ना। हाँ, आपने बोला तो था, तो देखो इसको 2 नंबर में तोड़ेंगे, तो वही तो मैंने लिखा। तो ये जो ऐसे 2 नंबर खोजना है मुझे दुनिया में जिनका सम करने पे -7 आए। तो आप बोलोगे ऐसे तो मेरे पास बहुत से नंबर है, -1 -6 -2 -5, है ना। मैं बोलूंगा रुको, एक शर्त और है, क्या ना। वो क्या शर्त है कि मैंने अगर उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूं, वो कौन से नंबर है, P और Q, मैंने मान लिया, उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आया आपका 12 × 1। ये 12 और 1 क्या है, 12 × 1 मतलब 12। ये कहां से आया, तो मैं ये बोलूंगा ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म से आया। मतलब कहने का मतलब आपका ये है, स्टेप नंबर 2 में आसान भाषा में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए, P और Q, है ना, जिनको सम करने पे क्या आ जाए, जिनका सम करने पे मुझे क्या करना है। देखो यहाँ पे अच्छे से लिख दूं, आराम से पढ़ेंगे आप, देखना मुझे क्या करना है, फाइंड 2 नंबर्स दैट इज P एंड Q। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका नाम है P एंड Q, उनका अगर मैं सम करूं तो वो आए कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर। और जब उन दोनों का प्रोडक्ट करूं, मतलब P × Q, तो वो आ जाए कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कोफिशिएंट लिखा है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ कितना है, 12, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 12। उसका वो किसके बराबर होने चाहिए, दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के, क्या ना। अच्छा, आसान भाषा में आपने बोला मुझे दुनिया में ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम करने पे -7 आए और प्रोडक्ट करने पे 12 आए, क्या ना। ठीक है भैया, ऐसे मैं सोच सकता हूँ, है ना। आपके दिमाग में 4 और 3 भी आ गए होंगे, है ना। 4 और 3 से 7 बना लोगे आप, और मल्टीप्लाई करने पे 12 बना लोगे,
है ना। तो -7 बनाना तो आप -4 -3 लोगे। तो कहोगे भैया ये तो छोटा नंबर था, तो आपने मैं डायरेक्ट सोच सकता था, क्या ना कल को बड़ा नंबर दे दिया होता तो मैं कैसे सोचता। तो क्या ना आप सोचने वाला तरीका तो समझ में आता है, हम सोच लेंगे जल्दी, हम कर भी लेंगे, लेकिन आप मुझे ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं जल्द से जल्द सोच तो सकूं लेकिन बड़ा नंबर भी आ जाए, तब भी मैं गलती होने के चांस खत्म हो जाए मेरे। तो मैं बोलूँगा देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, करते हैं, है ना। ये छोटा नंबर था, आप सोच सकते थे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन बता सकते हो आप, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो आप होल्ड करके रखो, छोटे नंबरों में अपन वही लगाएंगे, लेकिन एक प्रोसीजर देखते हैं कि ना कल को बड़ा नंबर आ गया तो अपन सोच नहीं पाएंगे, फिर उसके लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वो प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। चलो क्या ना वो प्रोसेस क्या है, तो मैं बोलूंगा देखो अब आपको क्या करना है, यहां तक आपको पता चलेगा कि आपको कौन से 2 नंबर फाइंड करने, नहीं तो मैं बोलूंगा सिर्फ 2 नंबर फाइंड करो, आप तो कोई से भी 2 नंबर फाइंड करोगे, लेकिन मैंने बोला शर्त 2 है, कहना क्या कि उनका सम करने पे -7 आए और प्रोडक्ट करने पे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12 आए प्लस का। चलो ठीक है, तो कहना तरीका क्या है, तो देखो तरीका क्या है, अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में मैं बोलूंगा 12 को 2 टुकड़ों में बांटो, 3 में नहीं 2 टुकड़ों में, मतलब 12 के 2 हिस्से करो, कहना हाँ, मतलब 2 हिस्से होंगे तो 2 नंबर आएंगे, कहना हाँ। कहना कौन से 2 नंबर आएंगे, अब लिखने का तरीका देखो, सबसे पहला नंबर कहना 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 0 क्यों नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो फिर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 बन जाएगा, तो कहना 1। तो 1 में सोचो किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बजाए, तो आप बोलेंगे 12 का। तो एक केस ये हो गया, ठीक है। दूसरे केस पे आते हैं, अगला नंबर लो 2, इंटू लिखो। अब सोचो कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 बजाए, तो आप बोलेंगे 6 का। मैंने कहा बढ़िया, 2 नंबर कंप्लीट होगा। देखो मैं प्रोसेस से कर रहा हूँ, 1 खुद ले रहा हूँ, 12 अपने आप आ रहा है, 2 खुद ले रहा हूँ, 6 अपने आप आ रहा है, क्योंकि मुझे 12 बनाना है। फिर अगला नंबर क्या लेंगे, आप बोलेंगे 3 ले लो भैया। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी 12 बजाए, तो आप बोलेंगे 4 का, क्योंकि आपको 12 बनाना है, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या लेंगे, अगला नंबर लेंगे आप 4, ठीक है। 3 तक कहानी पहुंच चुकी, अगला नंबर लेंगे आप 4, लेकिन जैसे ही आप 4 लेंगे तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 12 हो गया। तो आप बोलेंगे भैया ये तो आपने सेम लिख दिया ना, देखो 3 इंटू 4 है, 4 इंटू 3। तो जब जैसे ही कहानी सेम आ जाए ना तो इसको हटा दो, ये को सेम आ गई, इसका मतलब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों पार्टी तो सेम है, क्योंकि 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है। तो मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि दोनों नंबर तो सेम है, क्यों मैं अलग से केस बनाऊंगा। क्या ना अगला केस क्या आता, देखो अगला केस क्या आता, 4 तक पहुंच गए, अगला नंबर अगर आप 5 लेते तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी 12 बजाए, तो आप बोलोगे ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे है डेसिमल में, लेकिन नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, तो 5 तो ले नहीं सकते। तो फिर मैं कौन सा लूंगा नंबर, मैं लूंगा नंबर कौन सा, देखो यहाँ लिख दूंगा, अच्छे से गलती हो गई, यहाँ पे क्या लूंगा नंबर 6। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, तो 12 बन जाएगा, लेकिन ये नंबर भी मैं यहाँ लिख चुका, तो इसको भी कट कर दूंगा। तो कितने केस बने, 3 केस। क्या ना ये दो क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सेम है, इसलिए मैंने उससे भी लिखे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको रुकना है, आपको पता भी चलना चाहिए कि ना भैया आखिरी तक थोड़ी जाऊंगा, जैसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए आगे मत जाओ, तो समझ जाना कि ना जो आगे नंबर आने वाले हैं वो पीछे ही वाले होंगे, यही रिपीट होके होंगे उल्टा लिख के, क्या ना। अच्छा मैं समझ गया कि भैया ये 3 केस बनेंगे, केस 1 केस 2 केस 3, क्या ना। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब पता ये कौन से, ये वो 2 नंबर आ गए जिनका प्रोडक्ट करने पर 12 आ रहा है। अब इन्हीं 2 नंबरों से मुझे -7 बनाना है। तो अब नंबर कौन कौन से, 1 और 2, देखो एक नंबर ये है और एक नंबर 12 है। तो देखो अगर मैंने इसको P बोल दिया और इसको Q बोल दिया, बोल दो, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन इनका सम करने पे -7 भी आना चाहिए। तो सोचो 1 और 2 को सम करने पे, अब सम तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, है ना। तो देखो कभी भी 2 नंबर है दुनिया में, कोई भी 2 नंबर है दुनिया में, तो उनके 4 केस पॉसिबल है सम करने के, क्या ना। कौन कौन से भैया, तो मैं बोलूंगा देखो किस किस के नंबर लेना, नंबर कौन से, एक 1 और 12 है। तो या तो दोनों नंबर को प्लस में लिख दो 1 और 2, है ना, या दोनों नंबर को माइनस में लिख दो, क्या ना, ठीक है। तीसरा केस क्या है ना, 1 को प्लस में लिख दो, 12 को माइनस में लिख दो। और चौथा केस क्या क्या, -1 को माइनस में लिख दो, 12 को प्लस में लिख दो, क्या ना। अगर दुनिया में कोई भी 2 नंबर है और मुझे प्लस या माइनस का साइन यूज करना है, तो ये 4 केस के अलावा कोई केस नहीं बना सकता, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, क्या ना। अच्छा ये 4 केस ही पॉसिबल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे हर बार ये 4 केस बनाना है, नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तब काम में आता है ये 4 केस, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं जिससे हर क्वेश्चन बनेगा मेरे, है ना। मैं बुक, अब ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट भी करेंगे अपन, ठीक है। चलो
बताओ केस 1 से आंसर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे दोनों प्लस में तो आंसर आ गया 13, दोनों माइनस में आंसर आ गया -13, है ना। एक प्लस में एक माइनस में आंसर आ गया -11, और एक इसमें प्लस में एक माइनस में तो आंसर आ गया 11। ये इनका सम है दो नंबरों का, तो लेकिन सम तो मुझे -7 चाहिए, -7 तो इसमें से किसी में भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि P और Q वो नंबर नहीं है, 12 और 1 वो सही कंडीशन नहीं है जो इसको फॉलो करना है। कौन से को? दोनों शर्तों को फॉलो करना चाहिए। P और Q 1 और 2 इंटू करने पे 12 तो दे रहे हैं, लेकिन सम करने पे -7 नहीं दे रहा है। देखो -7 कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं ये वाला केस ले रहा हूं, सेकंड नहीं ले रहा, मैं थर्ड ले रहा हूं जान पूछ के। ठीक है, क्यों सेकंड नहीं ले रहा? 2 और 6 से भी -7 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? सोचो, 2 और 6 को ऐड करो, आप बोलोगे 8 आया। 2 और 6 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब दोनों का माइनस साइन ले लो, तो आप बोलोगे -8 आया। ऐसे दिमाग में सोचना है। फिर एक को प्लस में एक को माइनस में ले लो, मतलब 2 - 6, तो आप बोलोगे -4 आ रहा है भैया। फिर चौथा केस में क्या बन गया? 2 को माइनस में ले लो, 6 को प्लस में ले लो, तो आप बोलोगे 4 आया। -7 आया क्या? आप बोलोगे नहीं। तो 2 और 6 से -7 बना सकते हो क्या? नहीं, तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्या ना? अच्छा, एक केस में आपने मुझे लिख के बता दिया, दूसरे केस में आपने मुझे दिमाग में करना बता दिया। मैंने बोला बिल्कुल सही, ऐसे ही करने। ऐसे ही तो हम बार बार चेक करेंगे तो कितना टाइम खराब हो जाएगा हमारा। हम दिमाग में ही सोच लेंगे, ये तो छोटी कैलकुलेशन है ना, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही रहते हैं, है ना। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, और मजा भी आता है कि 2 और 6 से -7 बन सकता है क्या? कहना नहीं बन सकता भाई, कुछ भी कर लो, है ना। और जब अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे तो 4 केस बनाओ, क्योंकि दिमाग में सोचने में लग रहा है कि गलत हो रहा है कुछ, तो 4 केस बना लो। ठीक है, क्या ना। 3 और 4 आया भैया नंबर, 3 और 4 चेक करते हैं। तो 3 और 4 देखो, मेरे लिखने से ही पहले आपने सोच लिया होगा 3 और 4 से -7 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अगर मैं दोनों माइनस में ले लूँ। लेकिन मैं फिर भी केस बनाता हूँ, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड और केस 4। क्या बनेगा भाई केस, है ना। 3 और 4 है तो दोनों को प्लस में ले लिया, 3 + 4 कितना आंसर आ गया? 7 आ गया। दोनों को माइनस में ले लिया, कितना आंसर आ गया? -7 आ गया। एक को प्लस में ले लिया, एक को माइनस में ले लिया, आंसर -1 आ गया, है ना। और चौथा केस क्या है कि पहले को माइनस में ले लिया, दूसरे को प्लस में ले लिया, आप बोलोगे 1 आ गया। आपको सम क्या चाहिए? -7। -7 कौन से केस से मिला? आप बोलोगे सेकंड वाले से, तो मतलब ये वाला आपका केस है। ठीक है, तो क्या ना। अच्छा, तो मतलब मैंने 12 के टुकड़े करे, इसमें से मुझे 2 नंबर मिल गए, जिन 2 नंबरों का प्रोडक्ट 12 आ रहा है। अब मुझे इनमें से चेक करना है कि इनमें से किसका सम करने पे -7 आ रहा है। तो मुझे पता चला इसका सम करने पे -7 आ रहा है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े, यहां तक हो गया। तो कौन से वो 2 नंबर है? -3 और -4। 3 और 4 नहीं, -3 और -4। क्यों? -3 और -4 को मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा। आप बोलेंगे हाँ, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ रहा है। क्या दोनों को सम करोगे तो -7 आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, दोनों को सम करूंगा तो -7 आ रहा है। ठीक है, -3 -4 आ गया -7। भैया ये वाली कंडीशन भी सच हो गई, ये वाली कंडीशन भी सच हो गई। कौन से 2 नंबरों में ये कहानी सच करी? -3 और -4। इसका मतलब P आपका हो गया -3, Q हो गया आपका -4। क्या ना। अच्छा, तो मैंने 2 नंबर फाइंड कर लिए, P और Q। फाइंड 2 नंबर, दैट इज P एंड Q। दूसरी स्टेप कंप्लीट होती है। अब तीसरी स्टेप पे आते हैं। ठीक है, सब मिटा दूं। चलो, क्या ना, बस इतना फाइंड कर लिया ना, बस कहानी खत्म होती। क्या ना कहानी, क्या ना, हाँ यही कहानी थी पूरी में सबसे बड़ी, कि वो 2 नंबर पता करने थे। मुझे मालूम है कई बच्चों ने तो डायरेक्ट कर लिए होंगे। क्या ना भैया, वो 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे 12 आएगा, वो 12 आएगा वो, और सम करने पे -7 आ रहा है, वो -4 और -3 है। लेकिन छोटा नंबर था तो आप सोच सके, बड़ा नंबर होता तो आपको इसी मेथड से जाना पड़ता। क्या ना। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट छोटा नंबर है तो मैं डायरेक्ट सोच लूंगा, बड़ा नंबर है तो मैं इससे मेथड जाऊंगा। बिल्कुल समझ गए आप। चलो, क्या ना, आप क्या करेंगे? अब देखो क्या करना है आपको। 12x² को एज इट इज लिखना है। क्यों? क्योंकि मेथड का नाम क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बीच वाली टर्म के टुकड़े करेंगे। -7 को क्या लिख सकते हो आप? -7 को लिख सकते हो आप -4 और -3, क्योंकि वो 2 नंबर कौन कौन से आए हैं आपके? P कितना आया है और Q कितना आया है? P आया -4, Q आया -3। तो इसका मतलब है इसको लिखूंगा -4 और -3। क्या ना भैया, इसमें x था तो मैं बोलूंगा दोनों में x लगा दूं। देखो, दोनों को सम करो, -7x आ रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा। -7x को लिख दिया, -4x -3x, कोई गलत नहीं। क्या ना, कोई गलत नहीं, मैंने क्वेश्चन अपनी मर्जी से चेंज ही नहीं करा। मैंने ऐसा बदलाव करा है कि क्वेश्चन चेंज ही नहीं हो रहा, अभी भी -7x है। और 1 को एज इट इज लिखना है। क्या ना, 1 को एज इट इज लिखना है। क्या ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखना है और बीच वाली के टुकड़े करना है। वो टुकड़े किसकी मदद से हुए? वो 2 नंबर आपने फाइंड करे थे। ठीक है, क्या ना, चलो ठीक है।
और याद रखना अगर आपने गलत नंबर पता कर लिया ना तो पूरी कहानी बिगड़ गई। क्या ना, अब क्या करूंगा भैया, आप सेकंड अब बताओ, है ना, अब बताओ भैया थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, है ना। तो देखो स्टेप नंबर 2 हो गई। स्टेप नंबर 3 में अब कुछ नहीं करना, अब सीधा फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज, बात खत्म। 3 स्टेप की प्रोसेस है बिल्कुल। पहली स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दूसरी स्टेप में वो दो नंबर फाइंड करो, है ना। कौन सी शर्त है, जब दोनों का सम करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए, दोनों का प्रोडक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म के बराबर आए। और तीसरी स्टेप में फैक्टराइज कर दो। अभी फैक्टराइज करने का मतलब क्या, जरा देखो, लिखा -7x के 2 टुकड़े कर दिए, क्या ना। हाँ, अब ऐसा पेयरिंग कर लो, क्या ना, 2 4 नंबर हैं, 2 2 के पेयरिंग बन गए, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, क्या ना। ठीक है, फर्स्ट पेयर से देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि दोनों में से x कॉमन आ रहा है। देखो x दिख रहा है, तो मैंने बोला x लिख दो। कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो देखो नंबर कौन है, 12 और 4। तो 12 और 4 को में से क्या कॉमन आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं देखो तरीका बताता हूँ। 12 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, क्या ना, 2 भी कॉमन आ सकता है। देखो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, 4 को और 12 को। तो आप बोलोगे 1 भी है वो, तो 2 भी है, 4 भी है, कौन सा लेना है, तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा है, ठीक है। 4 और 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो देखो तरीका देखो। तो मैंने बोला 4 और 2 का HCF निकाल दो, क्या ना। इसमें तो टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको HCF की ट्रिक पता है, क्या ट्रिक पता है आपने, HCF कैसे निकालते हैं, ऐसे किससे डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर, तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर 2 लेंगे। जैसे आप 2 लेंगे तो 2 2 4, 2 6 6 12, फिर 2 लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, क्योंकि यहाँ तो हम प्राइम नंबर लेते हैं। अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, ये दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे। क्या ये दोनों नंबर किसी और ऐसा दुनिया में कोई और नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलेंगे नहीं। तो ये हो गया आपका HCF। यहाँ पे कहानी खत्म हुई। आपका HCF कितना आ गया, HCF आ गया 2 × 2 मतलब 4, क्या ना। अच्छा, वेरिएबल हमेशा दिख ही गया कॉमन लेते हुए, है ना। और इन दो में से क्या कॉमन लेना है, नंबरों में से 4 लेना है। कैसे पता चला, मैंने HCF निकाल दिया, किसका, 4 और 12 का। अच्छा ऐसे, तो क्या ना भैया वो तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता था कि 4 और 12 ऐसा दुनिया में कौन सा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर 4 है। हालांकि 4 और 12 को देखो 1 भी कर देता है, 2 भी कर देता है, 2 2 4 होता है, 2 6 12 होता है, 4 भी कर देता है, 4 1 4, 4 3 12, लेकिन सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है, क्या ना 4 से बड़ा दुनिया में कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो इन दोनों नंबरों को एक साथ डिवाइड कर पाए, इसलिए मैंने 4 लिया। कैसा तरीका, HCF निकाल लिया। 2 मिनट लगते हैं निकालने में, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड लगते हैं, है ना। कई तो डायरेक्ट भी सोच पा रहे होंगे। चलो फिर क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या ना। अच्छा, अभी मैं कौन से पेयर को सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट पेयर को, सेकंड पेयर को बाद में करूंगा, ठीक है। फर्स्ट पेयर तो फर्स्ट पेयर से 4x कॉमन लिया। चलो बताओ, कॉमन लो भाई 12x² में से 4x²। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या बोल दिया ये आपने, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मैंने बोला हाँ, 12 तक इस बात को याद रखना, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या ना, समझाओ फिर से, है ना। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। एक लाइन लिख रहा हूँ, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड करना, क्या ना। कैसे, तो मैंने बोला देखो 12x² में से आपको क्या कॉमन लेना है, आप बोलेंगे 4x, तो 4x से 12x² को डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 3 12 होता है, और ये x × x लिखा है और ये एक x लिखा है, तो पावर कट जाएगी, कितना आंसर आ गया 3x, क्या ना। अच्छा, 12x² में से अगर 4x कॉमन लूंगा तो आंसर 3x आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन जब डिवाइड करो तो साइन के साथ डिवाइड करा करें। 12x² का साइन क्या था, प्लस, और 4x का साइन क्या था, प्लस, तो प्लस प्लस तो कट जाएंगे, क्या ना। अच्छा, साइन के साथ डिवाइड करना है, क्या ना। हाँ, अब भैया मुझे 4x किस में से कॉमन लेना है, -4x में से। किस में से, -4x में। तो -4x को किससे डिवाइड कर दो, है ना। -4x को किससे डिवाइड कर दो, -4x में से कॉमन लेना है 4x, तो 4x से डिवाइड कर दो, प्लस के 4x से। तो 4x से पूरा 4x कट गया, तो ऊपर बचा प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो कितना आंसर आ गया, -1, क्या ना। हाँ, -1 आ गया, क्या ना। यहाँ लिख दूँ, बिल्कुल यहाँ लिख दो, क्या ना। अच्छा, ये होता है कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, क्या ना। हाँ, कल को आपसे कोई बोले क्या ना भाई 8 में से नहीं, किसी ने बोला 8 + 4 में से 2 कॉमन लो, क्या कॉमन लो, 2 कॉमन लो, तो आप बाहर लिखना 2, क्यों, और ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट ये बताता है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो कॉमन लिया जा रहा है, और ब्रैकेट के अंदर वो पार्टी आती है जो कॉमन लेने के बाद बच गई। अच्छा, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। हाँ, कॉमन लेने का जो तरीका है वो ऐसा रहता है, जो कॉमन लिया जाता है तो एक ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर आता है जो कॉमन ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब कॉमन लेने का मतलब भैया आपने बोला था डिवाइड करना होता है, तो 8 में से 2 कॉमन लेना है, तो 8 को 2 से डिवाइड करो। मैंने बोला करो, 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया 4, प्लस एज इट इज 4 को 2 से डिवाइड करा, कितना आंसर आया 2,
कहना चाहिए कॉमन लेना हो गया, कहना हाँ। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे कि सोचो 12 में से 4 कॉमन लेना है, देखो एक्स स्क्वायर, देखो डायरेक्ट भी सोचना है ना, अब इसे मिटा दूं, है ना, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। चलो 12x स्क्वायर में से 4x कॉमन लेना, तो आप देखो जरा 2x स्क्वायर है, एक ले लूंगा तो एक बचेगा, कहना हाँ। 12 है, 12 में से 4 कॉमन लेना है, क्योंकि नंबर में से नंबर कॉमन आएगा, वेरिएबल में से वेरिएबल आएगा, तो 12 में से 4 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा 3, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 3 करने पर 12 आएगा। कहना अच्छा, कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं होता, डिवाइड करना होता है, कहना बिल्कुल सही। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। कभी भी आपसे कोई भी कुछ भी कॉमन लेने का बोले, कहना भाई इसमें से ये कॉमन ले लो, तो जिसमें से जैसे 12x स्क्वायर में से 4x कॉमन लेना है, तो 12x स्क्वायर को जो कॉमन लेना है उससे डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो कॉमन लेने के बाद बचेगा। कहना अच्छा, समझ गया भैया, ठीक है। तो कहना पहले पेयर का काम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या करा मैंने, 2 पेयरिंग बनाई, पहले पेयर से 4x कॉमन ले लिया, कहना ठीक है। अब दूसरे पेयर पे आओ, दूसरे पेयर पे देखो यहाँ वेरिएबल है लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है दूसरे पेयर से कभी वेरिएबल कॉमन ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। देखो जबकि यहाँ दोनों के पास वेरिएबल था इसलिए वेरिएबल कॉमन आया, तो इसका मतलब है कहना भैया यहाँ तो कभी वेरिएबल कॉमन, कांस्टेंट टर्म में तो कभी वेरिएबल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि सेकंड जो पेयर बनता है उससे कभी वेरिएबल कॉमन आता ही नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही सोचे आप। और जो फर्स्ट पेयर रहता है इससे हमेशा कॉमन आएगा वेरिएबल, कहना हमेशा वेरिएबल कॉमन आएगा, हमेशा वेरिएबल, लिख लेना भाई ये आसान भाषा में, कॉमन आएगा, हमेशा वेरिएबल कॉमन आएगा। नंबर डिपेंड करता है आएगा कि नहीं, देखो यहाँ 12 था और 4 था इसलिए आ गए, कई बार नहीं भी आएगा, नहीं आएगा मतलब 1 आएगा, ठीक है, आगे देखेंगे। तो इसका मतलब यहां से सिर्फ नंबर कॉमन आएगा, बिल्कुल नंबर कॉमन आएगा। तो सबसे पहले तो एक बात लिखो मेरी, है ना, सेकंड पेयर में देखो मैंने क्या बता दिया आपको, पहले पेयर से हमेशा वेरिएबल कॉमन आता है, ये नोट डाउन कर लेना, बुक में नहीं लिखी रहती हैं ऐसी चीजें, है ना। ये आप बार बार जब करते हो तो आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो, कहना अच्छा यार ये पहले पेयर से हमेशा वेरिएबल कॉमन आता है, इसका मतलब है ये बात लिख लेता हूं कि हमेशा वेरिएबल कॉमन लूंगा, और दूसरे पेयर से कभी वेरिएबल कॉमन आता ही नहीं है। चलो ठीक है। फिर एक चीज और जो बुक में नहीं लिखी रहती, क्या कहना, जो यहाँ जो साइन रहता है ना, कहाँ लिखा है, दूसरे पेयर का जो साइन है, देखो दूसरा पेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले क्या साइन लिखा है, माइनस, कहना ये हमेशा आएगा, कहना अच्छा हमेशा ये साइन कॉमन आएगा, बिल्कुल जो साइन है वही लिख दो, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिख देता, कहना ये भी बुक में नहीं मिलेगा, ये भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, कहना ठीक है। फिर आप बोलोगे भैया अब नंबर कॉमन आएगा, तो नंबर कौन कौन सी यूज हो रहा है, कहना 1 और 3, तो 1 और 3 में क्या कॉमन लूं, तो मैं बोलूंगा भाई 1 और 3 का एचसीएफ ले लो, तो एचसीएफ ऑफ 1 एंड 3, और आपको मालूम है 1 और 3 का एचसीएफ क्या है, अगर 1 आ गया ना दुनिया में किसी भी नंबर में तो उसका एचसीएफ 1 ही होता है, क्योंकि देखो 1 और 3 लिखेंगे आप, फिर सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलेंगे सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई और नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी 1 आ जाए तो हमेशा 1 ही कॉमन ले लो, 2 नंबरों में अगर 1 आ जाए, 2 नंबरों में से अगर एक नंबर 1 आ जाए तो वही कॉमन लेना है, कहना अच्छा समझ गया, तो मतलब 1 कॉमन लेना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे कि कॉमन लेना है, कॉमन क्या लिया आपने, 1 नहीं लिया, कॉमन लिया आपने -1, साइन के साथ बोलना भाई, बहुत आसान चीज है, कुछ स्टेप में जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी भाषा में, जैसे मैंने बोला कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, पहले ब्रैकेट से हमेशा वेरिएबल कॉमन आएगा, दूसरे ब्रैकेट से हमेशा वेरिएबल कभी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर कॉमन आएगा, दूसरे ब्रैकेट से जो साइन है वही कॉमन आएगा। ये अपनी भाषा में हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना हिंदी में, आपकी चॉइस, लेकिन लिखना, अगले दिन आप भूल जाओगे, 1 महीने बाद तो बिल्कुल भूल जाओगे, और ये चीज़ें बुक में नहीं लिखी जाती, ये टीचर अपने एक्सपीरियंस से सिखाता है आपको, ठीक है। हाँ चलो, फिर -1 कॉमन लेना है किसमें से, सेकंड पेयर में से, पहला पेयर सॉल्व हो गया, अब सेकंड पेयर, तो सेकंड पेयर का पहली टर्म है -3x, तो -3x में से क्या कॉमन लेना है, -1, तो मतलब -1 से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि अब भी आपने बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब है 3x आएगा, बिल्कुल 3x आएगा। कहना भैया ये जो मैंने कॉमन लिया सही है कि नहीं, कैसे चेक करूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -1 × 3x, क्या -3x आ रहा है, बिल्कुल मतलब सही है। फिर किस में से कॉमन लूंगा, 1 में से, तो 1 में से कॉमन लो आप, तो 1 में से कॉमन लिया आपने, क्या कॉमन लेना, -1, तो -1 से डिवाइड कर दो, तो ठीक है, यहाँ +1 है, कुछ नहीं है, तो 1 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और प्लस इंटू प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना डिवाइड में भी, तो आंसर कितना आता है, -1, तो आ गया -1। आप बोलोगे भैया ये तो दोनों ब्रैकेट की चीजें सेम आ गई, ये देखो बिल्कुल सेम आ गई, है ना, सेम आई ना। अगर भाई ये चीजें सेम आ गई, नोट डाउन करना, अगर ये सेम आ जाए तो एक चेहरे पे स्माइल ले आना, खुश हो जाना, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही करा है। कहना अच्छा, अगर ये दोनों चीजें कॉमन आ गई तो
सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। इसका मतलब है जो 2 नंबर पता करने थे आपने, जिनका सम करने पे -7 आया और प्रोडक्ट करने पे 12 आया, वो मैंने सही पता करे, कहना बिल्कुल सही करे। और जो स्टेप आपने कॉमन ली, बिल्कुल सही ली, बिल्कुल सही ली। कई लोग क्या करते हैं, ये दोनों चीजें ब्रैकेट में सेम रहती हैं तो सेम लिख देते हैं, कभी मत लिखना। अगर आपने सेम लिख दी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही करा कि नहीं। लेकिन अगर आपने करते गए और दोनों चीजें सेम आ गई तो आप समझ जाना, कहना अरे यार बिल्कुल सही करा है, पर वहीं पता चल जाता कि 5 नंबर फिक्स हो गए। बड़े अच्छी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो कहना ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है भैया, देखो लास्ट स्टेप है ना, खत्म कहानी। अब देखो पूरी कहानी में बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे दोनों में 3x - 1 सेम दिख रहा है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वही कॉमन ले लो, 3x - 1। कहना अच्छा, मतलब क्योंकि ये तो हमेशा ही सेम आएगा, अगर सेम नहीं आया भैया तो गलत कराया आपने, वापस जाना चेक करना कि क्या गलती करी, हमेशा सही आना, सेम आना चाहिए। जो सेम आ गया वो कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो वो ब्रैकेट के बाहर लिखाएगा, 2 टर्म है तो उसका खुद का ब्रैकेट होगा। और जो अपन एक ब्रैकेट, ये क्यों, क्योंकि कॉमन लेने के बाद क्या बचा, तो क्या बचा जरा देखो। पहली टर्म ये पूरी है, पहली टर्म को 3x - 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा 3x - 1 3x - 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 4x। कहना ठीक है। फिर जब इसमें से कॉमन लोगे तो इसमें से ये कट जाएगा, कितना बचेगा -1। कहना हाँ। तो लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, क्या 3x - 1 कॉमन ले लिया, दोनों पे हाथ रख लो, ये रख लिया, इस पे हाथ रखा और इस पे हाथ रखा, क्या बच गया, यहां से 4x बचा, यहां से -1 बचा। कहना बोल लिख दो, ऐसे भी सोच सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है ना, आसान तरीका है। कहना भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और यहाँ 2 लीनियर आ गई, ये लीनियर 1, लीनियर पॉलिनोमियल 1 और ये लीनियर पॉलिनोमियल 2। क्यों लीनियर, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, ये लीनियर। क्या ना, यही तो फैक्टराइजेशन होता है, आपने बोला था कि क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर में तोड़ना। क्या ना, इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया आपको। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हो गया और आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। क्या ना, बिल्कुल फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। क्या ना, इसका मतलब है इन दोनों को जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा यह आ जाएगा, कहना हाँ, और जिस दिन इसको ब्रेक करूंगा यह आ जाएगा, कहना हाँ यह आ जाएगा। तो कहना यार ये तो बड़ा आसान था, है ना, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग में गए क्योंकि पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि पहली बार थी तो चीजें समझाने में टाइम लगा। अब आपको सब पता आ गया, क्या सीख लिया आपने, कॉमन लेना सीख लिया, ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है वो भी आपने सीख लिया, है ना। और फिर आपने क्या सीख लिया, स्प्लिटिंग करना सीख लिया, ठीक है, HCF निकालना सीख लिया, है ना। और स्टेप क्या थी पूरी प्रोसेस की वो देख ली। एक बार फिर से स्टेप देखो, फिर अपन जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहली स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्वेश्चन को, कहना लिख देंगे। दूसरी नंबर की स्टेप में हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने जिनका सम करने पर किसके बराबर आए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ये पूरा, कहना ठीक है। और उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करूं तो वो मल्टीप्लाई किन 2 नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, कहना फर्स्ट और थर्ड के बराबर, साइन के साथ लेना, +2 +12 +1, वही तो लिखा है, कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर तीसरी स्टेप में क्या करना है, वो 2 नंबरों की मदद से अपन को 2 टुकड़े करना है। फिर आपने बोला था कि यहाँ पे 2 पेयर बना लेना, ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया, 2 नंबरों का सेकंड पेयर। और फर्स्ट पेयर से आपने बोला था कि हमेशा वेरिएबल कॉमन आएगा और नंबर कॉमन आए ना आए लेकिन वेरिएबल तो आएगा। नंबर हम चेक कर लेंगे, कैसे चेक करते हैं, इन 2 नंबरों का HCF जो आएगा वो कॉमन होता है, कहना ठीक है। दूसरे पेयर से कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, सिर्फ नंबर कॉमन आता है। नंबर कैसे कर लेते हैं, कहना 3 और 1 का HCF निकाल लेंगे तो वो जो नंबर होगा कहना वो हो गया, कहना अच्छा। फिर जो दोनों चीजों में कॉमन आ रही है उसको लिखेंगे और फिर दोनों पे हाथ रख के जो बचा हुआ पार्टी वो लिख देंगे, मतलब वही कॉमन लिया है मैंने, लेकिन आसान तरीके से बोल रहा हूँ उसको, कहना अच्छा, मतलब इतना आसान है, कहना बिल्कुल इतना ही आसान है भाई। और अगर आप सीख गए हो ये चीज, क्या जो मैंने अभी सिखाई आपको फैक्टराइजेशन, आपको पहले को है ना, अब क्या करो आप इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से करो, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा फिर से करो बिना देखे, ठीक है। जो मैंने स्टेप बताई वो सोच सोच के सारी स्टेप फिर से करो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। क्यों, अगर आपने खुद ही कर लिया ना तो आप यकीन मानो बड़ी काम की चीज है और ये आपको समझ में आएगी जब आप धीरे धीरे 12th में जाएंगे। मेरी बात पे भरोसा कर लो क्योंकि मैंने तो 10th 11th 12th पढ़ाई है, आपने भी 10th नहीं देखी, 11th भी सिलेबस नहीं देखा, 12th का नहीं देखा। अगर आपने फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लिया ना, आप याद रखोगे कि क्लास 9 में भैया ने बोला था कि फैक्टराइजेशन अच्छा कर लेना, 10th 12th तक चलेगा। आज काम में आ रहा है वो मेरे, आज मैं जहाँ बच्चे सीख रहे हैं मैं वहाँ सीख के बैठ चुका हूँ, है ना, और बहुत अच्छे से सीख के बैठ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ आपका टाइम बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये स्टेप वही लिखी हुई है ना, कहाँ गया भाई,
हाँ, स्टेप वही है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को मिडिल में ले आऊं, कहना हाँ बीच में लिख दो भैया। लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस का 3। अब जल्दी जल्दी करेंगे हम, है ना। पहली स्टेप देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, टिक कर दिया, कहना हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। फिर क्या करना, दो नंबर फाइंड करने जिनका सम करने पे कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, मतलब वो दो नंबर मान के चलो p और q है, ठीक है, p और q, इनका सम करने पे कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, साइन के साथ बोलना +7, तो +7 आना चाहिए। और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर। कांस्टेंट टर्म कितनी है 3 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2, तो मतलब 6 के बराबर आना चाहिए, क्या ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब सम करने पे -7 चाहिए, प्रोडक्ट करने पे 6 चाहिए। तो अब वो दो नंबर आप ऐसे मत सोचना, डायरेक्ट सोच सकते हो तो बिल्कुल है, मुझे मालूम है 6 और 1 आने वाले हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आपकी भी जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप कर लोगे। लेकिन तरीका क्या है, तो जब जो प्रोडक्ट आएगा उसके टुकड़े कर दो, ठीक है, दो नंबरों से बनाओ। क्या ना, 6 को 2 हिस्से करने हैं, तो मैंने बोला पहला नंबर ले लिया 1, तो अगला नंबर क्या आएगा 6, तभी तो 6 बनेगा। फिर मैंने अगला नंबर ले लिया 2, तो 6 बनाने के लिए 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लिया। फिर अगला नंबर लोगे आप कितना 3, तो अगला नंबर लेना पड़ेगा 2, तभी तो 6 बनेगा। आप बोलोगे अरे भैया रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो आप बोलोगे आपने मना कर दिया था कि जैसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए खत्म कर दो बात। मैंने बोला बिल्कुल यार, आप तो बिल्कुल एक ही बार में सीखते जा रहे हैं, है ना, सही चीज है। चलो फिर इसका मतलब है यही वो दो नंबर है, कौन कौन से, या तो 1 और 6 होंगे या 2 और 3 होंगे। तो क्या ना 1 और 6 से चेक करते हैं, तो 1 को मैंने p बोल दिया, 6 को q बोल दिया, है ना। क्या 1 और 6 से 7 बना सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल भैया, क्या ना दोनों को प्लस में ले लो, प्लस का 1 और प्लस का 6, तो 7 बन जाएगा, क्या ना, हाँ, क्या ना, वो 4 केस नहीं बनाया आपने, है ना, दोनों प्लस में लो, दोनों माइनस में लो, एक प्लस में लो, एक माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में, नहीं। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपने डायरेक्ट सोच लिया। अच्छा, और अगर भैया मैं डायरेक्ट नहीं सोच पाता तो मैं चारों केस बनाता। क्या बनता, पहला केस बनता 1 + 6, दूसरा बनता -1 - 6, तीसरा बनता 1 - 6, चौथा बनता -1 + 6। 4 ही केस पॉसिबल है। इसका आंसर आता 7, इसका आंसर आता -7, इसका आंसर आता -5, इसका आंसर आता +5। मुझे कितना चाहिए 7, तो मेरा आंसर कौन सा होता, ये वाला, मतलब 1 + का 1 + का 6। लेकिन मैंने डायरेक्ट सोच लिया, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये कितना है 7 है, डायरेक्ट सोच लिया, कि ना अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप कैलकुलेशन अच्छा कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस करो, अच्छा हो जाएगा, है ना। उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि उदास होने वाली बात है ना, करेंगे तो सीख जाएगा। मैथमेटिक्स में यही अच्छा है। तो क्या ना भैया वो दो नंबर मिल गए मुझे, क्या ना, हाँ वो दो नंबर क्या है 1 और 6। अब सब काम खत्म हो गया। कैसे फाइंड करें मैंने, इसकी मदद से, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है भाई ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ना, वो नंबर 2 मिल गए मुझे, पहला नंबर है प्लस का 1 और दूसरा नंबर है 6, मतलब p की वैल्यू है +1 और q की वैल्यू है +6। उनको मिटाना है, क्या ना मिटाना है। ये सब काम रफ में था। फेयर में क्या करना है, सीधा क्वेश्चन आएगा, उनको कुछ नहीं बताना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये सब भी सब रफ में है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, तो देखो 2x² लिखेंगे, +7 को क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 1 और प्लस का 6, ठीक है। x था तो दोनों में x लगाना है, क्या ना। अच्छा, ये x बाद में लगाया जाता है, बिल्कुल बाद में लगाया जाता है, प्लस का 3। देखो बीच वाले के 2 हिस्से कर दिए, तो इसलिए तो मेथड का नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, बस स्प्लिट करेंगे। फिर आपने बताया था कि पेयरिंग कर लो भाई, एजर इन दोनों का। क्या ये अंडरलाइन एग्जाम में करना है, बिल्कुल नहीं करना, मैं बताते जा रहा हूँ एग्जाम में क्या करना है, ठीक है। फिर आपने बोला था कि पहले पेयर से हमेशा कुछ कॉमन लेना है और दूसरे पेयर से हमेशा कुछ कॉमन लेना है, तो ऐसे 2 बॉक्स बना दिए, कहना बहुत अच्छी बात है। पहले पेयर से आपने बोला था जो भी वेरिएबल है वो तो आएगा ही कॉमन, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही है। आपने बोला था नंबर आएगा कि नहीं वो चेक करते हैं, तो नंबर कौन से यूज हो रहा है, 2 और 1, तो 2 और 1 का HCF सोचो भाई। तो आप बोलोगे, आपने बोला था भी अगर 1 आ जाए तो HCF 1 ही होता, तो मैंने बोला बिल्कुल, तो क्या यहाँ 1 ले लूँ, क्या ना 1 ले लूँ। तो लूँ चाहे 1 ना लूँ कोई फर्क पड़ता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मैंने ले लिया ताकि आपको पता चले कि नंबर भी हमेशा कॉमन आता है, वेरिएबल और नंबर कॉमन आते हैं, ठीक है। नंबर तो दोनों पार्टियों में कॉमन आता है, इधर से भी इधर से भी। वेरिएबल सिर्फ किससे आता है कॉमन, पहले वाले से, ठीक है। तो 1 लेना है चाहे नहीं लेना वो आपकी इच्छा है, लेकिन x तो लिखोगे आप। फिर कॉमन किससे लेना है, इन दो नंबरों से। तो आपने बताया था कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। चलो 2x² में से x कॉमन लेना है, तो 2x² को डिवाइड करो किससे, x से। अब माइंड में करो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, और 2x है, 1 चला जाएगा, कितना बचेगा x। कैसे करा मैंने, देखो 2x² x, है ना। ये इसका मतलब है 2x² का मतलब है 2 × x × x, है ना, और अपॉन x। देखो 1 कट गया, कितना आंसर आ गया 2x, तो वही तो मैंने लिखा। तो ये अब हम डायरेक्ट सोचना शुरू करो, है ना,
लिखना नहीं, अब डायरेक्ट सोचना शुरू करो और चेक करते जाओ सही है कि नहीं। यहाँ कितना लिखा है 1x, और 1x में से अगर 1x कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 1। कहना क्यों? क्योंकि देखो 1x को अगर 1x से डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा, कितना बचेगा 1। कहना बिल्कुल सही बोले आप। फिर आपने एक चीज बताई थी भैया, मैंने बोला क्या? आपने बोला था कि अब पहले पेयर का काम खत्म हो गया, दूसरे पेयर में भैया जो यहाँ साइन रहता है एज इट इज लिख दो। मैंने कहा यार आपको याद है, अच्छी बात है, ये आपने लिख लिया होगा तभी तो याद है आपको। कहना हाँ। और दूसरे पेयर से कभी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, आपने बोला था नंबर कॉमन आता। तो नंबर कौन सा कॉमन आएगा? तो भैया यहाँ पे नंबर यूज हो रहा है 3 और 6, और मैं जल्दी से 3 और 6 का एचसीएफ निकाल दूंगा, है ना। तो 3 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा? 3 बन जाए 3, 3 2 6। अब कोई ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब मेरी कहानी यहाँ खत्म हुई और मेरा एचसीएफ आ गया 3। कहना अच्छा 3। अब 3 कि 3 से कॉमन लेना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो 6x को जैसे 3 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 2x। फिर प्लस के 3 को प्लस के 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। क्या ना, अच्छा डिवाइड आपने बताया था कि साइन लेके करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल साइन के साथ करना, है ना, ये छोटी गलती हो जाती है। नहीं तो आप बोलोगे अरे भैया यहाँ पे तो दोनों चीजें सेम आ गई। मैंने बोला बिल्कुल, अगर सेम आ गई तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही करा है। खुश हो जाया करे, कहना अरे यार इतनी टफ प्रोसेस को मैंने इतने आराम से एक ही बार में सीख के कंप्लीट कर लिया। ये कमाल फैक्टराइजेशन का, पता चलता रहता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, हर क्वेश्चन में थोड़ी पता चलता है। फिर आपने बताया था, फिर तो आंसर खत्म हो गया। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, मतलब वही कॉमन ले लेंगे। और फिर अगले ब्रैकेट में क्या आएगा? अगले ब्रैकेट में जो पार्टी बच गई 2x + 1 चला गया, कितना बचा x। 1x लिखो या x लिखो, और यहां से कितना बचा 3 प्लस का। कहना अच्छा देखो इस पे हाथ रख लिया x बचा, इस पे हाथ रख लिया 3 बचा। ये तो आपने फैक्टराइज कर दिया क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर में। कहना हाँ कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर खत्म। देखो कितनी साफ प्रोसेस है ना। ये थोड़ी लिखेंगे आप एग्जाम में, ये जो मैंने बनाया है। आप तो देखो 1 2 3 स्टेप में, लेकिन स्टेप फॉलो करते गए आपने। देखो पहली स्टेप फॉलो करी, दूसरी करी और तीसरी स्टेप करी, इसलिए आपसे बन गया। पॉइंट समझ में आया? कहना ये इतना जरूरी, कहना बहुत जरूरी भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फैक्टराइज करना नहीं आए तो क्यूबिक तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें इसका रोल है। तो क्वाड्रेटिक बहुत आईएमपी है। चलो ठीक है, क्या ना भाई अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि अब मुझे कहानी समझ में आने लगी है और अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि आपने बता दिया है तो मैंने बोला करो भाई जल्दी जल्दी करो। मुझे मालूम है आप जल्दी जल्दी कर भी लेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी करने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि अब अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, फिर मेरा तरीका देखेंगे, है ना, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया तो मैं बताऊंगा तो फिर आप सीखेंगे कैसे। तो आप थोड़ा रोक के वीडियो को थोड़ा रोक के, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6x² - 5x + 6। जब तक मैं मिटा रहा हूं जब तक आप उसे सॉल्व करो और फिर चेक करो क्या ना, जो स्टेप आप बताने वाले हैं क्या आपने भी वही करी बिल्कुल। और अगर करी है इसका मतलब है कि आप सीख गए हैं, आपको चीजें आने लग गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये फैक्टराइजेशन का जो पहला क्वेश्चन था उसे कम से कम 2 बार करना, नहीं 3 बार करना कम से कम, फिर सेकंड पे जाना। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतारते हैं भाई, क्योंकि अपन को टाइम पे भी तो खत्म करनी चीज़ है। 6x² + 5x - 6। कहना ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहना स्टैंडर्ड फॉर्म में टिक कर दूँ। स्टेप नंबर 2 में मुझे कौन से 2 नंबर फाइंड करने हैं? ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ x के, मतलब +5। और दोनों को प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए भाई? प्रोडक्ट करने पे आ जाए इन इसका मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के बराबर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? -6 ना कि 6, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? +6। दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? -36। कहना ओके, -36। अभी तक ये प्लस आता था, अब माइनस आ गया। माइनस से घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है आप, है ना। तो इसका मतलब मुझे ऐसे 2 नंबर फाइंड करने दुनिया में जिनका सम करने पे 5 आए और प्रोडक्ट करने पे 36 आए। क्या ना भैया तरीका वही। अब हम जो प्रोडक्ट है उसके 2 टुकड़े करेंगे, उसी वही तो मुझे नंबर बताएगा कि कौन से वो 2 नंबर है। चलो जल्दी करो, या तो 1 और 36 होंगे, अगला नंबर कौन होगा? 12 और 18 दूनी 36 होता है, हाँ। फिर 3 लेंगे और फिर 12 लेंगे, फिर 4 लेंगे और 9 लेंगे, फिर 5 में पॉसिबल नहीं है ये केस, 6 में होगा। क्या ना, हाँ 6 × 6 भी ले सकते हो भैया। फिर 7 में नहीं है, 8 में भी नहीं है, फिर अगला नंबर कर लेंगे 9 लेंगे। 9 लेंगे तो फिर 4 लेना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, कहाँ? ये देखो वापस वही लिख दिया आपने, तो इसका मतलब इसके आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। क्या ना, हाँ। क्या ना इस माइनस का कोई रोल? क्या ना कोई रोल नहीं। माइनस हमें वो 2 नंबर पता करना है, वो माइनस को मैं एडजस्ट कर दूंगा, उस माइनस को लेके मत चलना। उस माइनस को लेके चलते तो क्या बनता है? यहाँ -1 लिख देते, -36, -2, -18, -3, -12।
मतलब एक कोई माइनस में लिखते क्योंकि -36 आना, तो इसको माइनस में लिख देते हैं, इसको एक कोई पार्ट में नेगेटिव ले लेते, लेकिन वो माइनस से पीछे नहीं करना है ना, वो मैं बाद में एडजस्ट कर देते हैं। माइनस को लेकर कंफ्यूजन मत पालना, हमें सिर्फ किसको ब्रेक करना, जब भी प्रोडक्ट आए उसमें 36 को, माइनस को नहीं करना, ठीक है। कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6, छठवा कैंसिल कर दिया क्योंकि रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 5। इन 5 से मुझे क्या बनाना है, एक पेयर चुनना है। कौन सा पेयर चुनना है, जिसका सम +5 आए। तो अब सोचो, अब जल्दी जल्दी सोचना है ना। सपोज करो 1 और 36 वो दो नंबर है, P को 1 बोल दिया, Q को 36 बोल दिया। क्या इन दोनों नंबरों से मैं 5 बना सकता हूं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके? आप बोल सकते हो, आप बोलोगे आपने वो जो 4 केस बनाए थे उन चारों केस को भी लगा लूंगा ना, तब भी +5 नहीं आ सकता। तो अब मैं बोलूंगा कट कर दो इसको। बहुत बढ़िया, सीख गए आप। 2 और 18 से +5 बना सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। 2 और 18 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 आएगा, एक को प्लस करेंगे एक को माइनस तो प्लस का 16 आएगा, और एक को प्लस एक को माइनस करेंगे तो -16 आएगा। चारों केस में से +5 नहीं बन सकता। क्या इससे +5 बन सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं 4 और 9 से। क्या 4 और 9 से 5 बन सकता है? क्या ना, हाँ। आप बोलोगे अब वो 4 केस में भी पूरे नहीं बनाने, आप खुद ही दिमाग लगा लोगे। क्या ना 4 और 9 से 5 कैसे बनेगा भैया, प्लस का 5? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बनेगा, प्लस का 9 ले लो और माइनस का 4 ले लो, बिल्कुल 5 बन गया। क्या ना, हाँ यार प्लस का 5 बन गया। इसमें गलती मत करना, कई लोग माइनस का 9 ले लेते हैं और प्लस का 4 ले लेते हैं, उससे तो -5 बनेगा। हमें प्लस का 5 बनाना है, ठीक है। तो हमारा केस कौन सा बनेगा, ये वाला। क्या ना, बिल्कुल भैया आपने बना दिया। तो मतलब जो पेयर में ढूंढ रहा था वो यही है। क्या ना, बिल्कुल इस पर टिक कर दो। क्या ना 6, अब क्या ना ये चेक नहीं करूं, बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक ही पेयर बनेगा। एक पेयर मिल गया, क्या ना, अगर हो सकता है वो पहले नंबर पे मिल जाए तो आगे मत जाना फिर, नहीं तो सबको चेक करने बैठ रहा है आप। सबको नहीं करना, जहां पेयर मिलेगा बात खत्म। क्या ना, फिर भी आप बता दो 6 और 6 से 5 बन सकता है? क्या ना, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या ना, अच्छा मुझे पेयर मिल गया, मैंने बोला बिल्कुल। तो वो जो दो नंबर है P और Q वो कौन हो गए? तो मैं बोलूंगा P हो गया आपका प्लस का 9 और Q हो गया माइनस का 4, ठीक है। क्या ना, ये सारी चीजें रफ में होंगी? बिल्कुल रफ में होंगी। क्यों? क्योंकि ये आप डायरेक्ट मन में भी सोच सकते थे, है ना, क्योंकि 36 था तो बड़ा नंबर था, है ना। लेकिन जैसे जैसे भाई आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी ना, आप यकीन मानो कि आप डायरेक्ट सोच लोगे। कैसे डायरेक्ट सोच लोगे? देखो, आपको मालूम है 6 × 6 36 होता है। 36 दो नंबर चुनने जिनका प्रोडक्ट करने में 36 आ रहा है, प्लस करने में 5 आना चाहिए, तो आपको दिमाग में आ गया 9 और 4। अब साइन मैनेज करना है, प्लस का 5 चाहिए था तो प्लस का 9 ले लो, माइनस का 4 ले लो, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगी कहानी। तो चलो अब करें सॉल्व, चलो जल्दी जल्दी कराना भाई, है ना। चलो 6x² लिखा, इसको लिख दूंगा मैं प्लस का 9 और प्लस माइनस का 4, और यहाँ x लिख दिया और यहाँ -6। एक बच्चे का डाउट आया, क्या ना भैया ये प्लस का 9 माइनस का 4 लिखने से अच्छा मैं अगर माइनस का 4x पहले लिख देता, प्लस का 9x बाद में लिख देता, तब भी तो प्लस 5x बनता। मैं बोलूँगा ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। क्या ना, अच्छा इसमें आगे पीछे लिखने का कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को भी लिख दो। नहीं तो आप सोचो क्या ना आप पहले बड़े नंबर को लिखना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, 2 ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आपने बोला था पहले पेयर से हमेशा वेरिएबल कॉमन आएगा, तो मैंने लिख दिया x वेरिएबल यूज हो रहा है। अब 6 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, तो जल्दी से 6 और 9 का SCF निकाल दूंगा रफ में। 3 2 = 6, 3 3 = 9। इसके आगे कोई ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए, तो ये मेरा SCF आ गया, इसका मतलब 3 कॉमन लूंगा। क्या ना, बिल्कुल। क्या ना, ठीक है। क्या ना भैया, आप एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन रहता है जैसे प्लस का है, तो यहाँ पे भी प्लस लिया आपने। मैंने बोला बिल्कुल यार सही सोच लिया आपने, ये बात मैं बताना भूल गया था। क्या कि जो x² का साइन रहेगा ना, वो साइन यहाँ पे कॉमन लेना है। अभी तक जितना भी आपने x² वाले देखे सभी प्लस में थे, इसलिए वो प्लस तो लिखते नहीं है, लेकिन कल को माइनस में होता x² तो यहाँ माइनस लिया जाता। क्या ना, अच्छा जो प्रोसेस आपने यहाँ बताई थी वही, कि यहाँ पे अगर माइनस है तो वो माइनस तो कॉमन लूंगा ही। मैंने कहा बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है कि फर्स्ट पेयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका जो साइन है वो कॉमन, वो बाहर जरूर आएगा। सेकंड पेयर जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका जो साइन है वो जरूर आएगा, ठीक है। चलो 3x कॉमन लूँ, तो जैसे 3x से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 2x, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 3, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, क्या ना यहाँ से माइनस तो जरूर कॉमन आएगा,
वेरिएबल कभी कॉमन नहीं आ सकता। अब 4 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, तो अब आप दिमाग में सोचने लगे होंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 6 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलेंगे 2। सबसे बड़ा सोचना है तो आप बोलेंगे हाँ 2, क्योंकि 1 भी कर रहा है लेकिन 2 बड़ा है तो 2 से डिवाइड करा। -2 से जैसे ही कॉमन लिया तो -4x में से -2 कॉमन लोगे तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2x। फिर इसमें से -6 में से -2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, +3। आप बोलोगे अरे भैया सेम आ गया, मैंने बोला बिल्कुल सेम आ गया, इसका मतलब आपने सही करा। फिर क्या करते हैं, जो सेम आता है वही कॉमन ले लेते हैं। फिर बची हुई पार्टी क्या बन गई, 3x - 2। तो आप बोलोगे फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल फैक्टराइज हो गया। कितने जल्दी कर लिया आप लोगों ने और कितने अच्छे से कर लिया, इसकी तो तारीफ मुझे आपकी करनी पड़ेगी। समझ में आया, क्योंकि आप अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने लग गए हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कहाँ गया अगला क्वेश्चन, अरे 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 कहाँ पहुँच गया, थर्ड है। 2.3 कर रहे हैं ना हम, थर्ड कर रहे हैं और 2.4 पे आ गए। ठीक है, ये आ गए। अगला क्वेश्चन, अब हम स्टेप सीख गए हो, अब आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है क्या ना भैया, अब आप डायरेक्ट भी तो करके बताओ, है ना, कैसे सोचना है हमें, है ना। अगर मुझे घर, अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, जैसे आपने बोली है कि आप भैया प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए देखो एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल में 1-2 दिए होंगे, 6 हो गए। एक रेफरेंस बुक लो, फैक्टराइजेशन लो, नेट पे सर्च करो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन उठाओ, फैक्टराइज करो, जल्द से जल्द नंबर लेके आओ, है ना, सॉल्व करो, तो आपको पता चल जाएगा। आप जल्दी जल्दी सोचने लगोगे, है ना, आपको तरीके सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप सोचो, तरीके नहीं सोचना पड़ेगा, मतलब वो 2 नंबर की जो प्रोसेस है वो आप डायरेक्ट कर लोगे। देखो पूरी कहानी में क्या है, वो जो 2 नंबर फाइंड करने, वो जो बंदा जितने जल्दी फाइंड कर लेगा ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी प्रोसेस तो सबके लिए सेम है, बस वो 2 नंबर फाइंड करने की प्रोसेस लंबी है। ठीक है, देखो वो 2 नंबर क्या है, क्या ना, पी और क्यू, उनका सम करने पे किसके बराबर आना चाहिए, क्या ना, -1 के, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, टिक मार दिया, नहीं लिखा होता तो मैं लिखता। स्टेप नंबर 2 में पी और क्यू फाइंड करना है, करते हैं। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, क्या ना आएगा -4 × -3, -4 × 3 किसके बराबर आना चाहिए, -12। क्या ना, ये प्रोडक्ट में माइनस का उससे मुझे घबराना नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं मन में, क्योंकि इसको मैं बाद में बैलेंस कर लेता हूं, ये आपको पता है क्या ना। हाँ, अब सोचो दुनिया में ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको सम का इनटू करने पे 12 आ रहा है और सम करने पे -1 आ रहा है। तो जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ना भैया वो पहला नंबर ले लो आप P4 और सेकंड नंबर ले लो आप 3, लेकिन इसको माइनस में लो, क्योंकि देखो इन दोनों को सम करोगे -1 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 12 आएगा। मैं बोलूँगा आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया, तो आप बोलोगे क्या ना भैया मैंने प्रैक्टिस करी तो मुझे अपने आप बनने लगी ये चीज़ें। ऐसा दुनिया में 2 नंबर कौन से हैं जिनको प्रोडक्ट करने पे -12 आए और सम करने पे -1 आए, तो 4 और 3। कई बोलेंगे मैंने भैया दिमाग में सोचा, 12 के टुकड़े कर लिए, 1 × 12, 2 × 6, 4 × 3। 1 × 12 हो नहीं सकता, 2 × 6 भी नहीं हो सकता, 4 × 3 होंगे। तो जिसने जैसे भी करा सही करा। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं, वो 2 नंबर आ गए, कौन सा नंबर है, पहला -4 है, दूसरा -3 है, तो -4 लिखा और प्लस का 3 लिखा, -4 + 3, एक्स लगा दिया क्योंकि तो हम बाद में लगाते हैं। फिर पहला पेयर बनाया, दूसरा पेयर बनाया। अब ये लाइन नहीं खींच रहा क्योंकि जैसे एग्जाम में करना है वैसे करके बताता हूँ। क्या कॉमन लेंगे, एक्स। वेरिएबल कौन है, 3 और 4, वेरिएबल तो कॉमन आ गया। नंबर कौन है, 3 और 4। 3 और 4 का एचसीएफ आप बोलोगे 3 और 4 का एचसीएफ बनाएगा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 3 और 4 को एक साथ डिवाइड कर पाए 1 के अलावा। तो 1 ले लिया, 1 लूँ चाहे ना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन ले लोगे, कितना आ गया, इतना। फिर आप बोलोगे जो साइन यहाँ रहता है वही डिट्टो लिख देते हैं, मैंने बोला बिल्कुल। अब यहाँ से कभी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, हमेशा नंबर कॉमन आता है, तो आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूँगा 3 और 4 में का एचसीएफ निकालो, आप बोलोगे 1 आता है, तो मैं बोलूँगा 1 कॉमन लूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ जरूरत नहीं थी लिखने की। चलो 1 कॉमन लोगे तो किसी भी नंबर से 1 कॉमन लेने का मतलब है वो नंबर एज इट इज उतार दो, क्यों, क्योंकि 1 में कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अरे भैया ये तो दोनों सेम आ गई, जो चीज़ सेम आ गई उसको एज इट इज लिख दो। कितना आंसर आ गया, x + 1। अच्छा ये फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल। कितने जल्दी कर लिया आपने, पॉइंट समझ में आया, कितने जल्दी कर लिया आपने, क्या ना। हाँ इतना जरूरी है, बिल्कुल इतना ही जरूरी है। अगर ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए और यकीन मानो आप डायरेक्ट सोचना सीख गए। आप इस पे मत जाना कि डायरेक्ट इतने जल्दी सीख लोगे, जैसे ही आप 20-25 क्वेश्चन कर लोगे ना फैक्टराइजेशन के, आप डायरेक्ट सोचना शुरू कर दोगे। चलते फिरते सोचना शुरू करो। कैसे सोचना है, क्या ना भैया ऐसे दुनिया में कौन से 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 12 आएगा और सम करने पे माइनस। इसको -12 मत पढ़ो, सिर्फ 12 पढ़ो।
माइनस तो अपने आप बैलेंस हो जाता है, देखो माइनस लिया तो अगला प्लस में लिया तो प्रोडक्ट करोगे तो -12 आएगा ही। 12 सोचो कैसा हो, कौन से दो नंबर है जिनको प्रोडक्ट करने पे 12 आएगा और सम करने पे -1 आएगा, तो आपके दिमाग से निकलेगा, खुद ही निकलेगा 4 और -3। हाँ -3 नहीं, माइनस का 4 और 3, क्यों? क्योंकि -1 चाहिए, लेकिन प्लस का 1 चाहिए होता तो 4 और -3 लेते, प्लस का 4 माइनस का 3। पॉइंट समझ में आया क्या ना? हाँ चलो, इसका मतलब है कि आपसे ये वाली कहानी कंप्लीट हो गई है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं, आराम से चल रही कहानी है ना। अरे ये क्या आ गया, ये तो फैक्टराइजेशन फिर से आ गया, मतलब थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और फोर्थ हो गया कंप्लीट, और अब फिफ्थ आ गया है, और ये फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज तो अब भी सीखा, लेकिन किसी की नज़र गई कहना अरे नहीं भैया ये फैक्टराइजेशन वो वाला नहीं है जो आपने सीखा था। मैं बोलूँगा वही है, आप बोलोगे नहीं ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, आपने सीखा था वो क्वाड्रेटिक था। तो मैं बोलूँगा आधा तरीका आप सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? आधा तरीका आप सीख चुके हैं। अब क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक आ गई है तो पहले क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करो रोक के। क्वाड्रेटिक बन गई तो क्यूबिक अपने आप बन जाएगी। क्यूबिक इतनी आसान है क्या? ना, हाँ इतनी आसान है। चलो, लेकिन क्यूबिक में क्या रोल काम आता है? क्वाड्रेटिक का। लेकिन जिससे क्वाड्रेटिक नहीं बनी वो क्यूबिक तक नहीं पहुंच पाएगा भाई। तो सबसे पहली स्टेप क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की? तो सबसे पहली स्टेप है, अब ये मिटा दूं भाई, है ना। तो सबसे पहली स्टेप है क्यूबिक पॉलिनोमियल की सॉल्व करने की। देखो इसको मिटा दो, पूरा मिटाओ, रफ करो भाई। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी स्टेप लिखनी पड़ेंगी। तो स्टेप नंबर 1 है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जनरल फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है भाई? वेरिएबल की पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई होनी चाहिए। देखो 3 2 1 0, है ना। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो पहली स्टेप पे टिक मार दो, कहना हाँ पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या है? कहना स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं जरा देखो, हम करते हैं फाइंड, क्या लिखते हैं भाई? फाइंड। ये आप साइड से क्या बताते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, ये आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूं मैं कि कैसे याद रखोगे फैक्टराइजेशन में करते क्या है। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद है तो आप कर लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये बताता हूं मैं। फाइंड फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। किसके फैक्टर फाइंड करने? कांस्टेंट टर्म के। अच्छा, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने, जरा देख के बताओ यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है। तो आप बोलोगे भाई ये 2 है ना, +2, देखो +2 है कांस्टेंट टर्म। तो जरा 2 के फैक्टर फाइंड करो। किसके फैक्टर कर रहे हैं? फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2। जरा बताओ फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 को, जिनसे 2 को डिवाइड करें तो 2 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाए। ये आप सीख चुके। तो 2 के सबसे पहला फैक्टर तो आप बोलोगे 1 है, और दूसरा नंबर वो खुद है ना। 1 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनसे इसको डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कहना और नंबर कोई पॉसिबल नहीं है? कहना नहीं, क्योंकि 2 के आगे 3 आएगा, और जैसे नंबर बड़ा हो जाएगा वो छोटे नंबर को थोड़ी डिवाइड कर पाएगा। कहना अच्छा। कहना भैया अगर यहाँ 4 होता तो 4 के फैक्टर क्या होते? तो मैंने बोला 4 के फैक्टर होते 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है और 4 से हो जाता है। कहना अच्छा। कहना भैया फिर यहाँ जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतने ज़्यादा फैक्टर आते जाएंगे। बिल्कुल सही सोचे आप लोग, ठीक है। कहना ये सही है, मैं बोला बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी आप क्यूबिक देखो किसी से जब आप कोई आपसे फैक्टर पूछे 2 के, तो आप बोलना +1 और +2, ठीक है। आंसर हमेशा प्लस में लिखा जाता है, लेकिन फैक्टर तो माइनस में भी होते हैं, -1 और -2, ये भी तो फैक्टर है। क्यों? -1 से 2 को डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और -2 से डिवाइड करो, देखो -2 से डिवाइड करके बताऊं किसको? 2 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? -2 से। तो यहाँ क्या नंबर लूँ कि 2 बन जाए? तो आप बोलोगे -1 ले लो, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कल को अगर कोई मुझे -2 को -2 से डिवाइड करवाएगा तो आंसर -1 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल, देखो 2 से 2 कट जाता है, तो इसका मतलब माइनस भी फैक्टर होता है। मैंने बोला बिल्कुल, माइनस नंबर भी फैक्टर होता है ना, प्लस में और उसी का माइनस में। लेकिन आप बोलोगे अभी तक तो हम बुक में सिर्फ प्लस लिखते थे, कोई हमसे फैक्टर ऑफ 2 पूछता था तो हम 1 और 2 बोलते थे, फैक्टर ऑफ 4 पूछता था, किसी ने बोला फैक्टर ऑफ 4 बताओ, तो आप बोलते थे क्या ना 1 2 4। हम माइनस में तो कभी बोलते ही नहीं थे, हम बोलते माइनस में होते हैं। लेकिन जब आंसर दिया जाता है तो हम सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर में आंसर देते हैं। कहना अच्छा।
कोई हमसे अगर फैक्टर पूछेगा सिर्फ हमें पॉजिटिव में बताने हैं, लेकिन जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो हमें फैक्टर नेगेटिव में भी लेना है, क्या ना, बिल्कुल नेगेटिव फैक्टर्स भी लेना है। जब हम, है ना, जब आंसर देते हैं तो हम पॉजिटिव फैक्टर्स ही बोलते हैं बस, लेकिन होते असलियत में नेगेटिव भी है, बोले नहीं जाते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे लोग थोड़ा कहते हैं कि उनका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव फैक्टर्स बताओ। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो नेगेटिव भी लेना है, कहना अच्छा तो कितने फैक्टर होगा भाई ये टोटल, तो मैं बोलूंगा 4 फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, कहना अच्छा। क्या मैं इसको 1 और -1 को ऐसे लिख सकता था क्या, +-1? मैंने बोला बिल्कुल। और उसको लिख सकता हूँ +-2। इसका मतलब क्या, एक +1 एक -1 एक +2 एक -2, आसान भाषा में, क्योंकि यहां लिख दिया, अगले क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखूंगा। तो आप समझ गए क्या ना, 2 फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर ये हैं, टोटल 4 फैक्टर। अब क्या फाइंड करना है स्टेप नंबर 3 में, देखो आपने फाइंड फैक्टर कर लिया ऑफ कांस्टेंट टर्म, है ना। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, इसको मिटा दूं, चलो स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बोलती, स्टेप नंबर 3 बोलती है फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, नहीं क्वाड्रेटिक थोड़ी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइंड 1 जीरोस, 1 लिख लेना, फाइंड 1 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जीरो फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्या ना, एक जीरोस तो क्या ना, आपने वो बताया था ना कि ऐसा नंबर जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखूं तो आंसर 0 आ जाए तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, हमने अभी पीछे सीखा। मैंने बोला बिल्कुल। तो क्या ना, वो कौन सा नंबर रखूंगा, तो बोलूंगा ये 4 नंबर में से कोई एक होगा, है ना। तो एक नहीं, ये चारों नंबर में से कोई सा भी होगा, लेकिन आपको चुनना सिर्फ एक है ना, कोई एक चुनना है। चलो चुन के देखते हैं। क्या ना, जीरोस कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले मैं 1 रख के देख रहा हूँ, किस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल का नाम px रख दूं, क्या ना, हाँ भाई रख दो, px नाम रख दो। तो मतलब पहली स्टेप में इस पॉलिनोमियल को px बोलना है, क्या ना, बिल्कुल px qx rx जो बोलना है। चलो मैं चेक कर रहा हूँ, तो पहले 1 रखूंगा, है ना, 1 रखो भाई। तो जैसे ही आप 1 रखोगे तो आप 1 को पता है, आपने रखने की ट्रिक सीखी, जल्दी से क्या रख देते हैं हम, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं, तो कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना -2, इसका कोफिशिएंट कितना -1, इसका कोफिशिएंट कितना 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है 0 आ गया। अरे भैया 0 रखने पे तो आंसर 0 आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मैंने बोला बिल्कुल सही, तो इसका मतलब है जो 1 है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मैंने कहा हाँ, अच्छा तो इसका मतलब है देयरफॉर 1 इज जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम रख दिया हमने उसका। तो हम ऐसे क्यों बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम बोल दे रहे px, आसान पड़ेगा हमें बोलने में। तो 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या ना, हाँ 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे आंसर 0 आ गया। क्या ना, अच्छा भैया 1 रखने पे आंसर 0 नहीं आता तो फिर मैं क्या रखता, फिर मैं 2 रखता। क्या ना, 2 रखने पे 0 आ जाता, है ना, तो 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता। क्या ना, अगर 2 रखने पे भी जीरोस नहीं आता तो क्या ना, ये -1 रखता। क्या ना, अच्छा एक एक करके रखता, क्या ना, हाँ। तो इसका मतलब है कि ना, जितने जल्दी मैं 1 फैक्टर पता कर लूंगा उतना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल, जैसे मनोना बोला था ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पी और क्यू की वैल्यू जो बंदा जितने जल्दी सोच लेगा ना, उतने जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो भी 1 जीरो जितने जल्दी फाइंड कर लेगा ना, है ना, जीरोस ऑफ, क्या लिखा है, फाइंड 1 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन 4 नंबरों में से कौन सा नंबर रखें कि इस पूरी पॉलिनोमियल को रख, वो ऐसा कौन सा नंबर है इन 4 में से जिसे मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखूं तो पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। वो जो जितने जल्दी फाइंड कर लेगा ना, वो उतने जल्दी क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेगा। कहना अच्छा ठीक है। तो कई लोग दिमाग लगाने लगते हैं, तो जरा सोचो तुम, यहां प्लस में भी क्वांटिटीज है, माइनस में भी। सोचो अगर यहां सारी क्वांटिटीज प्लस में होती तो प्लस का नंबर रखने पे कभी 0 तो आता ही नहीं, तो मैं कौन सा नंबर रखता, माइनस का नंबर रखता। 0 तब आता है भाई जब आधी चीजें प्लस में बने, आधी चीजें माइनस में। अगर सब में प्लस होता यहां और मैं एक्स की जगह 1 ही रखता तो कभी 0 पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि माइनस आता ही नहीं, क्योंकि उनमें प्लस था और आपने भी प्लस रखा 1। तो कहना अच्छा ये तरीका होता है, ये तो बुक में नहीं लिखा रहता। मैंने फिर वही आपसे बोला कि ना बुक में हर चीज़ नहीं लिखी रहती, हम लोग अभी तो कोई रोल होगा ना भाई समझाने का। तो इसका मतलब है 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कहना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया, फिर फाइंड 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड 1 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड फैक्टर, देन फाइंड फैक्टर ऑफ, देन फाइंड 1 फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा जीरोस फाइंड करने के बाद आपने बोला है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूरा समझ में आ रहा है, पहले जीरोस फाइंड करो उसके बाद फैक्टर फाइंड करो। तो आप बोलोगे भैया
जीरोस और फैक्टर तो एक ही तरीके से फाइंड हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ाई थी पिछली एक्सरसाइज में, और फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर x बराबर 1 किसी पॉलिनोमियल का जीरोस है तो फैक्टर क्या होता है, क्या ना 1 को इस साइड ले आओ तो x माइनस 1 उसका फैक्टर हो जाएगा, क्या ना। अच्छा, तो 1 अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस है तो x बराबर 1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिखो x बराबर 1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर 1 को इस साइड ले आओ तो क्या ना x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। मैंने बोला था ये सिर्फ लिखने के तरीके होते हैं, उस साइड 1 लिखा हुआ है मतलब वो जीरो से 1 को इस साइड ले आओगे तो वो फैक्टर हो जाएगा, क्या ना। अच्छा, ये मतलब ये दोनों स्टेप मतलब ये इतनी चीज लिखी है, इसका एक ही मतलब है, क्या ना, एक ही मतलब है। फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले जीरोस निकालना पड़ेगा, जीरोस को इस साइड ले आओगे तो फैक्टर हो जाएगा। आपने फैक्टर थ्योरम में यही सीखा है, क्या ना, हाँ याद है मुझे, ठीक है। चलो, तो मतलब है तीसरी स्टेप कंप्लीट कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, फैक्टर निकाले कांस्टेंट टर्म के। स्टेप नंबर 3 में एक जीरोस फाइंड कर लिया और उसी से फैक्टर फाइंड कर लिया, जीरोस और फैक्टर एक ही होते हैं, ठीक है, आपको पता है। चलो अब क्या करेंगे भैया, तो मैं बोलूंगा देखो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 करेंगे हम। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है भाई आपकी, कहाँ लिख दूं, 3 कंप्लीट हो गई है ना। स्टेप नंबर 4 यहां लिखता हूं, टिक 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 टिक, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं ना, इतने में लिख देंगे हम स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे डिवाइड क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय इट्स फैक्टर। क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड करो, क्या ना। कौन सा फैक्टर, जो अब भी फाइंड करा, कौन सा फाइंड करा, अब भी आपने फाइंड करा ना, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो अब भी लिख दे रहा हूं मैं, तो क्यों है ना, अब भी लिख दे रहा, देयरफॉर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब भी आपने लिखा है कि x बराबर 1 जीरोस था, इसलिए x माइनस 1 फैक्टर हो गया। तो अब पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, उसके फैक्टर से। चलो करवाओ, क्या ना भैया फैक्टर से डिवाइड करना तो नहीं आता, चलो सीखते हैं। इसका मतलब है कि 2 पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करना सीख रहा है, बिल्कुल। अभी तक क्या ना 2 पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाती है, क्या ना, हाँ, जैसे नंबर डिवाइड होते हैं ना वैसे 2 पॉलिनोमियल भी डिवाइड हो जाती है। नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, क्या किसी ने बोला 6/2 लिखना है, डिवाइड करो, तो आप यहां से लिखते हैं, अंदर बड़ा नंबर लिखते हैं जो ऊपर लिखा है, बाहर छोटा नंबर लिखते हैं जो नीचे लिखा है, फिर 2 की टेबल पढ़ते हैं और ऐसा नंबर यहाँ लिखते हैं जिससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, क्या ना, हाँ। फिर जो नंबर आ जाता है उसको सबट्रैक्ट करते हैं, क्या ना, हाँ। फिर यहाँ पे घट सबट्रैक्ट कर देते हैं और जो ऊपर लिखा रहता है वो आंसर हो जाता है, तो क्या ना इसका आंसर कितना हो गया, 3। क्या ना, जैसे नंबर डिवाइड होंगे वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी डिवाइड होगी, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या सीख रहे हैं, 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीख रहे हैं, किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, क्या ना। अच्छा, कल को भैया अगर मुझसे अलग से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो मैं कर लूंगा, क्या ना, बिल्कुल। अभी आप सीखने तो वाले हैं, क्या ना। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल इतनी चीजें सिखाएगा मुझे, इसलिए तो IMP है। चलो डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करना है भाई, जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे, फैक्टर से। फैक्टर क्या है आपका, x माइनस 1, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना, तो जिससे डिवाइड करना है वो बाहर आएगा, जिसको डिवाइड करना है वो अंदर आएगा। चलो ठीक है, ठीक है। ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, डिक्रीसिंग ऑर्डर है ना, जो ये ऊपर लिख चुके हो वही लिखना, आगे पीछे मत करना, क्या ना, हाँ ठीक है। क्या ना भाई डिवाइड करने की स्टेप बताओ, डिवाइड तो मुझे कैसे करूंगा डिवाइड, तो मैं बोलूंगा रुको बताता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं। देखो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, क्या करूं, अभी नहीं हुआ सर, 2 क्वेश्चन बचे। तुमने कसम खा दी, तुम्हारे वीडियो को 2 घंटे में बनाओगे। आज तो बच जान दो, लेकिन वीडियो पूरा करेंगे। चलो 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखते हैं, जल्दी सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी कि यहाँ ऐसा नंबर फाइंड करना जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो x क्यूब बन जाए, क्या ना। वो नंबर कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि x क्यूब को किससे डिवाइड कर दो, x क्यूब लिखो, x क्यूब बनाना है मुझे, तो यहाँ जो पहला टर्म है, पहली टर्म क्या है, x क्यूब, और इसकी पहली टर्म क्या है, x, इससे डिवाइड कर दो, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। हाँ, तो तरीका देखो क्या लिख दिया मैंने, तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से,
कहना ओके, इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब या इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, कहना बिल्कुल यही चीज सीखना है बस। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगी, सेकंड स्टेप रहेगी जो एक्स स्क्वायर यहाँ आता है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद है अभी 6/2 को अपन ने करा था, ऊपर 3 लिखा था फिर 3 से मल्टीप्लाई करा था, तो मल्टीप्लाई के बाद दोनों से होगा, कहना दोनों से होगा। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या एक्स क्यूब आएगा, कहना हाँ एक्स क्यूब आएगा। क्या -1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, कहना हाँ माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, कहना ठीक है। फिर क्या करते हैं, कहना फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका साइन कितना, कहना इसका साइन प्लस है, अब साइन बदलते हैं, इसका साइन प्लस है तो क्या कर दो माइनस, इसका साइन माइनस है तो इसको क्या कर दो प्लस, कहना ठीक है। फिर अगली स्टेप में वही सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन बदलना होता है। अब जब अपन 6 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो एक ही नंबर था तो हमने डायरेक्ट माइनस लगा दिया था, जब भी 2 नंबर हो तो क्या करा, ज़्यादा हो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यही होता है सब्ट्रैक्ट करना। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कहना बिल्कुल कैंसिल कर रहा है। ये माइनस का 2x² लिखा है और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अब प्लस का, क्योंकि अब इसका साइन बदल गया है, तो माइनस का 2x² और प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है। आप बोलोगे हाँ ठीक है। फिर अब क्या करें, कहना अब ये डिवाइड हो गया, अब जो पार्टी बची उनको हम नीचे उतारेंगे, ऐसे ही करते हैं हम जब डिवाइड करते हैं एक एक करके, कहना यहाँ तक हो गया है। अब देखो ये माइनस का एक्स नीचे आएगा, कहना हाँ, ये 2 भी नीचे आएगा, कहना हाँ प्लस का। अब नया क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट, अब ये नया क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, अब सोचो कि x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -x² बन जाए, तो बोलूँगा सोचना नहीं है आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेना है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का x², मतलब साइन के साथ लेना है बिल्कुल, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, कहना x, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ गया -x, तो यहाँ पे लिख दो -x, ठीक है मिल गया। फिर क्या करें, जो भी नंबर आ जाए फिर उससे इसको मल्टीप्लाई करो, x से -x को मल्टीप्लाई करोगे तो -x² आएगा, कहना बिल्कुल। फिर -1 से -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 × x आएगा, कहना हाँ। फिर क्या करते हैं, फिर साइन बदलते हैं, कहना अच्छा ये माइनस में तो इसका प्लस, ये प्लस में तो इसका माइनस, फिर भैया ये दोनों कैंसिल होंगे, और ये हमेशा कैंसिल होना चाहिए। अगर ये आपने कैंसिल नहीं हुए तो समझ जाना कि आपने जो नंबर लिया है वो गलत लिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम आना चाहिए बिल्कुल। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने जो नंबर यहाँ पे लिया है वो गलत लिया है, तो उसको सुधारो, मतलब इसमें भी चेक होता जाता है बिल्कुल। ये कितना हो गया भैया -x, और अब इसका साइन प्लस तो नहीं रहा, अब इसका साइन माइनस हो गया, तो -x -2x हो गया, मैंने बोला बिल्कुल। तो क्या ना फिर से डिवाइड हो जाएगा, कहना बिल्कुल। तो क्या ना ऐसे कैसे पता चलेगा कि डिवाइड रुक गया, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे पावर कितनी थी 3, इसकी पावर कितनी 1, तो डिवाइड होगा। फिर अगले क्वेश्चन में इसकी पावर कितनी 2, इसकी पावर कितनी 1, ये बड़ा है डिवाइड होगा। ये पावर कितनी 1, ये पावर कितनी 1, अब भी डिवाइड होगा। मतलब जब तक डिवाइड कब रोकेंगे, जब यहाँ की पावर छोटी हो जाएगी, है ना, सेम आएगी तब भी डिवाइड करेंगे। अब सोचो कौन सा नंबर लूं कि x में मल्टीप्लाई करने पे -2x आ जाए, तो फिर आप वही बोलेंगे भैया वही डिवाइड कर लो जो आपने बोला था, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लो। तो जैसे ही आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो उसकी फर्स्ट टर्म है -2x और इसकी फर्स्ट टर्म है x, डिवाइड करने पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिखती है। अब आप मल्टीप्लाई करो जो भी नंबर आता है, इनका कोई रोल नहीं है, -2 आया तो x का मल्टीप्लाई करा -2 में कितना आ गया -2x, देखो बिल्कुल सेम बना मतलब आपने सही करा। -1 और -2 को मल्टीप्लाई करा तो +2 हो गया, है ना, तो +2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, फिर आपने बोला था साइन बदलते हैं, अब तो साइन बदलो, माइनस है इसका प्लस हो गया, ये है माइनस, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट करा, कहना भैया तो पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये जिससे डिवाइड कर रहे थे वो इसका क्या है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब भी मैं इससे डिवाइड करूंगा तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि आंसर रिमाइंडर में 0 आएगा। देखो 6 का फैक्टर क्या है, कहना 2 है, तो इसका मतलब है कि 6 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, कहना आना ही चाहिए, तभी तो वो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर किस काम का। तो कहना कल को भैया अगर मैंने इससे डिवाइड करा होता और रिमाइंडर में कुछ बच जाता, मान के चलो x बच गया, तो इसका मतलब मैंने गलत करा, बिल्कुल गलत करा, क्योंकि आप पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। फैक्टर से डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी तो वो फैक्टर है, नहीं तो वो किस बात का फैक्टर भाई, कहना अच्छा। तो दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का तरीका क्या देखा आपने, जरा ध्यान से देखना, है ना तरीका। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा नंबर आने वाला है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई करना है किसका, जो नंबर आया उसका इससे फैक्टर से, ठीक है। लिख दे रहा हूं नंबर एंड फैक्टर जो आपने, ठीक है। फिर तीसरी स्टेप में क्या करना है, ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये लिख लिया करे भाई। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज, देखो साइन चेंज करें। और फोर्थ नंबर में क्या करना है, फोर्थ नंबर में सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कर दिया, साइन चेंज करने के बाद सॉल्व कर दिया। फिर नया क्वेश्चन बन गया, फिर वही स्टेप, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, फिर जो नंबर आया उसका और फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, फिर साइन चेंज करो, फिर सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। फिर नया नंबर आया, नया क्वेश्चन बन गया, फिर वही स्टेप, क्या ना, अच्छा ये जो स्टेप है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की लिख रहे हो आप, और ये जो स्टेप लिखी है आपने 1 2 3 4, ये लिखी है जब भी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे उसकी। मैंने बोला बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे करना है डिवाइड। चलो अब डिवाइड करा तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे x माइनस 1 है, तो डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आ गया, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और ये होता है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। चलो ठीक है, अब क्या करोगे भैया, ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अब आपने डिवाइड कर दिया है ना, अब क्या करोगे, अब मैं बोलूंगा स्टेप नंबर में 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, मैं बोलूंगा वो आपने जो छोटी क्लास में सीखा है, डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, क्या ना, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो मैं बोलूंगा डिविडेंड। डिविडेंड यहां लिख दे रहा हूं, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, याद रखना कितना आया हमारा, यहां लिख दे रहा हूं नहीं तो मिट जाएगा। x माइनस 1 से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट आ गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। ये आपने डिवाइड करा, अब इसको मिटाना पड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे लिखेंगे हम। चलो आपके पास तो लिखा हुआ है ना, मैंने यहां लिख लिया। चलो आपको मालूम है जब भी हम दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, जैसे 6 को 2 से डिवाइड करा, चलो 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम है 2 3 जा 6 आएगा। फिर सब देखो हर जगह वही चीज़ करते हैं, यहाँ का पहली टर्म क्या है 6, यहाँ की पहली टर्म क्या है 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करा, जो आंसर आया 3 उसको ऊपर लिख दिया, फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई करा जो यहाँ लिखा रहता तो 6, फिर करा साइन चेंज, फिर सॉल्व कर दिया, क्या ना। यही स्टेप तो आपने पॉलिनोमियल में सिखाई थी भाई, मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करना और नंबर को डिवाइड करना सेम होता है, क्या ना। अच्छा तो ये हो गया 0, क्या ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT। ये क्या होता था आपको मालूम है, ये नीचे वाला बच गया मतलब रिमाइंडर, और जो अंदर लिखा रहता वो डिविडेंड, सबसे बड़ा डिविडेंड। और ये क्या होता था, ये डिवाइजर होता था, डिवाइजर, क्या ना। ये तो मुझे पता है, तो मैंने बोला वही तो, डी मतलब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अच्छा तो यही आपने लिखा है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, क्या ना, हाँ यही लिखा है। ये आपने तो 6 क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हाँ तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट QUOTIENT प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है। ऐसा लिख के मत आ जाना डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ये तो आपके लिए है ट्रिक, डी इक्वल्स टू डी क्यू आर, ठीक है। चलो और ये डी डिविडेंड है और ये डिवाइजर, क्यों, क्योंकि डिविडेंड बड़ा होता है इसलिए वो अकेला 3 बंदों के बराबर है, इसलिए अकेला इस साइड बैठा, बाकी सब उस साइड बैठे, याद रखने का तरीका। डिविडेंड बोलो तो आपने अभी पॉलिनोमियल को डिवाइड करा था, तो याद है पॉलिनोमियल में अंदर क्या लिखा था, अंदर लिखा था वही x क्यूब वाली टर्म, है ना, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर यहाँ किससे डिवाइड करा था, x माइनस 2 से डिवाइड करा था कि x माइनस 1 से, तो आप बोलोगे x माइनस 1 से डिवाइड करा था भैया, आपने मिटा दिया, आपको याद करो। फिर मैं बोलूँगा ऊपर क्या आया था, आप बोलोगे ऊपर x माइनस 2 लिखा था, और रिमाइंडर में कितना लिखा था 0। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जैसे यहाँ आप मेरी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिविडेंड की जगह आ गया x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, और डिवाइजर कितना आया है आपका x माइनस 1, ओके। फिर इनटू क्वोशिएंट क्या है, x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, ओके। और रिमाइंडर कितना है, क्या ना, रिमाइंडर तो भैया 0 आया था, मैंने अच्छा अब मिटा दूं, क्या ना, हाँ मिटा दो, अब इसका रोल खत्म, क्या ना। अच्छा ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या ना, अरे भैया ये तो सॉल्व हो गया ना, क्या ना, कैसे, देखो ये इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो मुझे सॉल्व करनी थी, मैंने बोला बिल्कुल। तो आपने क्या करा, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करा तो ये किसके बराबर आ गई, ये आ गई है 1, 0 तो हटा दो, हमेशा 0 आएगा, क्या ना, हमेशा 0 आएगा, हटा दो, क्या ना। अरे ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसको फैक्टराइज करना था, हो तो गई फैक्टराइज, देखो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में, ये लीनियर पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करना मतलब टुकड़े कर दिए, करना, हो गए, बोलूंगा हो गए,
कहना रुक जाए, कहना मत, अभी नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो बोलते हैं फैक्टराइज करने का मतलब है एंड तक जाओ, लीनियर 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 दिखनी चाहिए। कहना ये तो लीनियर है लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है। फिर आपको दिमाग में आएगा, कहना अरे क्वाड्रेटिक को तो लीनियर बनाना आता है मुझे। कहना कहाँ? अब बीसी का पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहना अच्छा अब इसका मतलब है कि फिर से फैक्टराइज होगी। मैंने बोला बिल्कुल। तो आप बोलोगे इसलिए आप कह रहे थे कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आईएमपी है क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में काम आएगा। बिल्कुल। अब जरा सोचो 2 मिनट रुक के, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आता नहीं है, नहीं आता, वो इसके आगे कैसे सॉल्व करेगा? वो तो यही खत्म कर देगा। तो कहना कितने नंबर मिलेंगे? आधे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने आधा फैक्टराइजेशन करा है। ठीक है? कहना अच्छा तो इसका मतलब है कि मैं करूं? हाँ, तो कहना करो भाई, ये मिटा दिया मैंने जल्दबाजी में। चलो, क्या लिखा था? x-1 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है x² माइनस का x माइनस का 2। इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज अब आप जल्दी कर लोगे। अब स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में क्या है? स्टेप नंबर में 6 में है डायरेक्ट, अब कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करना है। इसका मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के 6 स्टेप हैं। मैंने बोला बिल्कुल 6 स्टेप हैं, हर बार यही लगाने। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे? x-1 फैक्टराइज हो गया, कहना बिल्कुल ये तो है ही, इसको कुछ नहीं करना। x² माइनस x माइनस 2 को अलग से फैक्टराइज कर लो, फिर एंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। ठीक है, कैसे सॉल्व करें भाई x² x माइनस 2 को? तो बताओ, ऐसे 2 नंबर चाहिए मुझे जिनका सम करने पे कितना आए? -1 आए, और प्रोडक्ट करने पे कितना आए? प्रोडक्ट करने पे -2 आए। तो आप बोलोगे ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 2 नंबर हैं। पहला नंबर है आपका -2 और दूसरा नंबर है आपका +1। -2 और +1। कहना ठीक है, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो -2x लिख दूं और +1x लिख दूं। कहना हाँ, आप जल्दी कर लेंगे। फिर आप जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x-2, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x-2, और पूरे में से x-2 कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा? x + 1। कहना अच्छा ये फैक्टराइज होगा? कहना हाँ। ये मुझे अलग से करना है? कहना हाँ अलग से करना है। फिर ये क्या करूंगा? फिर ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो x-1 एज इट इज हो गया, x-1 एज इट इज हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करा तो जिसका हो गया x-2 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर आ गया x + 1। कहना अच्छा मतलब ये सॉल्व हो गया? कहना हाँ। देखो जरा ध्यान से, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी, आप बोलेंगे हाँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने लीनियर में तोड़ लिया, 3 लीनियर में, 1 2 3। इन तीनों लीनियर का जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। कहना हाँ। इसका मतलब फैक्टराइजेशन हो गया? कहना हाँ। तो इसमें आपने क्या क्या सीख लिया कि इसमें आपने क्या क्या सीख लिया? आपने 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड सॉल्व करना तो आपने पहले ही सीख लिया था। और यहाँ सबसे जरूरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखा। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के कितने स्टेप हैं? 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर फाइंड करो, 1 0 फाइंड करो, 1 0 से 1 फैक्टर मिल जाएगा, फिर डिवाइड करो पॉलिनोमियल को, और फिर ये फॉर्मूला यूज करो, और एंड में फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज मतलब सॉल्व कर दो। कहना अच्छा, कहना ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, रुके जरा। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चलो करें। तो आपको इसमें मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा, है ना। एक सेकंड क्वेश्चन और कर लो तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। सर ये बचाना है, ठीक है। ये स्टेप मैं इसलिए लिखी छोड़ रहा हूँ, है ना, ताकि अपन बार बार टिक करें। चलो देखते हैं। पहली स्टेप क्या है? राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि वेरिएबल की डिक्रीसिंग पावर में लिखी है। यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, 0, मतलब पहले पे आपने टिक कर दिया, कहना हाँ ये स्टेप फॉलो कर ली। दूसरी स्टेप में क्या है? फाइंड फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर फाइंड करना है। क्या दिख रहा है? 5 के फैक्टर फाइंड करो। तो आप बोलोगे भैया एक तो 1 आएगा, एक 5 आएगा, और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। इसको 1 को आपको पता है +-1 लिखेंगे, +-5 लिखेंगे, तो कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। अब तीसरी ये फैक्टर फाइंड कर लिए, दूसरे पे टिक कर दिया। तीसरे में क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस का मतलब क्या है कि 4 फैक्टर रख के देखेंगे और पता करेंगे कि किस में आंसर 0 आ रहा है, तो वो जीरोस होगा। तो क्या रखें जरा सोचो, चारों मत रखना, आपको एक पता करना है। दिमाग लगाओ कि क्या रखने पर 0 आएगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि भैया देखो 1 रखने पे तो नहीं आ रहा, 1 -3 -1 ये तो ऐसे ही चेक हो जाता है। ठीक है, ये -5, हाँ 1 रखने पे नहीं आ रहा है ना, और -1 रखने पे आएगा क्या? -1 जल्दी जल्दी रख के देख लेना, -3 +9 और -5, हाँ -1 रखने पे आ रहा है।
क्या आपने इतनी जल्दी कैसे चेक करा? मैंने बोला देखो 1 तो आसानी से रखा जाता है, रफ में ही बना जाएगा। 1 रखने का मतलब होता है सिर्फ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट को लिख दो, तो आप बोलोगे 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, और इससे 0 नहीं आएगा। ये सॉल्व करने पे 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब है 1 फैक्टर नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल 1 जीरोस नहीं है। तो इसका मतलब है जैसे ही भैया मैंने पुट करा x बराबर -1 पॉलिनोमियल में, तो उसको लिखने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो px बोल दो, क्या ना बोल दिया। अब पॉलिनोमियल में मैंने x की जगह -1 रखो, तो ये बन गया -1 की पावर 3 -3 -1 की पावर 2 माइनस का 9 -1 और ये माइनस का 5। -1 की पावर अगर ऑड होता तो -1, -1 की पावर इवन होता तो प्लस का 1, जो कि लिखूंगा नहीं। -1 -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस का 5। क्या आपको दिख रहा है ये -9 + 9 लिखा हुआ है? आप बोलेंगे हाँ, तो ये आ गया 0। इसका मतलब है देयरफॉर x बराबर 1 इज 0, क्योंकि इसको रखने पे 0 आंसर आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है पॉलिनोमियल का। कहना अच्छा x बराबर 1 0 ऑफ px है, कहना हाँ। तो इसका मतलब है फिर x - 1 इस फैक्टर हो जाएगा, कहना हाँ। इस साइड ले आओगे तो फैक्टर हो जाएगा, x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, क्योंकि आपको मालूम है थर्ड स्टेप क्या है, जीरोस फाइंड करना है, देन फाइंड 1 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक ही 0 फाइंड करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना, और उसी 0 को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। कहना हाँ, कर लिया। कहना मतलब अच्छा x - 1 फैक्टर हो गया, कहना हाँ। चलो ये स्टेप मिटा दूँ? हाँ। ये मैं, आप बोलोगे भैया ये क्यों नहीं मिटा रहा है? क्योंकि मैं लगा के बार बार बता रहा हूँ कि हर बार 6 स्टेप करनी, ठीक है। चलो, तो पॉलिनोमियल को आपने px माना, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उधर क्या लिखेंगे आप? उधर लिखेंगे क्योंकि देखो, क्योंकि पुट पूरा लिखना है अपन को, p बराबर अपन ने 1 x बराबर -1 पुट करा है, इसलिए 0 आया है ना। तो वो अभी मैं लिख के बता दूंगा आपको पूरा, है ना, एग्जाम में कैसे करना है। अब तीसरी स्टेप देखो, यहाँ तक पहुंच गए आप, x - 1 फैक्टर आ गया। चौथी स्टेप में क्या करना है? फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। फैक्टर क्या आया था? क्योंकि x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, x - 1 फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो अब x - 1 से डिवाइड करेंगे, जरा जल्दी जल्दी डिवाइड कराना भाई। x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5 डिवाइड करना है x - 1 से। x - 1 से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो x³ आ गया, नीचे है x, डिवाइड करोगे तो x² आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सोचना नहीं है, कई बार सोच भी लो, है ना। जल्दी कैसे सोचो, क्या सोच रहा है मुझे ये सोचना था कि x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो आपको पता चलेगा x² का करो, क्या ना, वही तो मैंने यहाँ से निकाला, बिल्कुल। फिर ये तरीका जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना तब काम में आता है। जब ऐसे छोटे मोटे आसान क्वेश्चन आएंगे वो तो आराम से सोच सकते हो ना कि x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x³ आए, दिमाग से तुरंत निकलेगा x² का कर दो भाई, तो x² का इसलिए करा मैंने, ठीक है। चलो, अब जो नंबर यहाँ आता है उससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराओ। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे x × x² कितना बन जाएगा? x³, और -1 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x², कहना ठीक है। और लाइन वाइज करना, पहले x से करना फिर -1 से। फिर तीसरी स्टेप में क्या करते हैं भैया? साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज कर दो भाई, इसका माइनस इसका प्लस। फिर क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं, ये कट जाएगा। अगर ये कट गया कि मतलब सेम है इसलिए कट गया, तो मतलब मैंने सही नंबर लिया, बिल्कुल सही नंबर लिया। अब कितना बचा? माइनस का 3x² और इसका साइन प्लस का हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2x²। अब ये दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे। फिर क्या करूँगा? फिर आप बताओ, सोचो दिमाग से। अब अपन ऐसे नहीं करेंगे, डिवाइड करना नहीं है, आप ऐसा सोचो x में किसका मल्टीप्लाई करो कि माइनस का 2x² आ जाए, तो आपका दिमाग से आंसर आएगा कि माइनस के 2x से कर दो भाई। करो भाई, जैसे माइनस के 2x से करोगे तो माइनस का 2x² हो गया। फिर इसका -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x हो गया, ठीक है। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गया। फिर कितना बचा? माइनस का 11x हो गया और माइनस का 5 हो गया, ठीक है। माइनस का 5 हो गया, कुछ बच रहा है यार, कुछ गलती कर रही है अपन ने, जरा चेक करो। क्यों? क्योंकि अगले नंबर में तो 0 आएगा ही नहीं और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो और x - 1 बताएं, गलती बताओ। मुझे गलती पता चल गई है ना, देखो कितनी बड़ी गलती हो गई। देखो कैसे गलती पता चली, देखो अगला नंबर क्या लोगे आप? अगला नंबर और लेते हैं, तो बताओ -11x में x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -11x आ जाए, तो आप बोलोगे -11 का कर दो। जैसे ही -11 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो -11 × x -11x, -11 इन +1 तो हो गया 11, सब फिर साइन चेंज करोगे, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। ये कट गया, कितना आंसर आ गया? -16। आप बोलोगे आंसर तो 0 आना चाहिए था क्योंकि फैक्टर है वो,
जीरो नहीं आया, इसका मतलब कुछ गलती करी। मैं बोलूँगा बिल्कुल गलती करी। देखो मुझसे भी हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं करी, मुझे तब भी पता चला। फिर मैंने देखा कि गलती कहाँ हुई, तो मैंने बोला कैलकुलेशन में गलती हुई। मैंने जल्दी से चेक करा, कैलकुलेशन नहीं हुई। आपके सामने चेक करा, नहीं हुई। फिर गलती पता है कहाँ हुई? गलती हुई आपने ये ले लिया, x-1 फैक्टर ले लिया। x-1 फैक्टर था ही नहीं। कहाँ नहीं था? आप बोले था तो, अरे भाई x बराबर 1 रखने पे जीरो आ रहा था पॉलिनोमियल का, कि x बराबर -1 पे, तो आप बोलोगे x बराबर -1 था जीरोस, x बराबर -1 इज जीरोस ऑफ px। तो फैक्टर क्या हुआ? -1 जब इस साइड जाएगा तो x+1 फैक्टर हुआ ना, x+1 इज फैक्टर ऑफ px, x+1 ऑफ फैक्टर ऑफ px। जबकि यहाँ तो आपने x-1 बोल दिया, देखो x-1 बोल दिया, तो यहाँ था x+1। तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए था? आपको x+1 से डिवाइड करना चाहिए था। आप किससे कर रहे थे? -1 से। तो गलत तो आ नहीं था। तो इस क्वेश्चन में कितनी सही चीज सीखी आपने कि कल को रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो समझ जाना कि गलती करी, और गलती किसी से भी हो सकती है भाई, है ना। देखो अपन कितने आराम से सॉल्व कर रहे थे। तो देखो x+1 है फैक्टर। अच्छा, ये गलती पता है क्यों हुई? एक तो चलो गलती हुई है ना, वो मानते हैं, लेकिन गलती इसलिए हुई क्योंकि अपन एक ही क्वेश्चन को 2 पेज में कर रहे हैं, आधा उधर आधा इधर, तो दिमाग में अपना लिखना भूल गए। क्या ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये ना मिटाना पड़े, है ना, और ये ना मिटाना पड़े तो बोर्ड में इतनी जगह है, क्या ना, फिर क्या ना अगले क्वेश्चन में ये पूरा मिटा के करूंगा। तो आपको दिमाग में ये लिखना है, ये 6 स्टेप फॉलो कर रहे हैं हर बार। चलो, तो x+1 से डिवाइड करना था भैया। अगर x+1 से डिवाइड करना था तो क्या आता? चलो x+1 से डिवाइड करते तो जरा क्या आता देखते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी डिवाइड कराएंगे अपन, क्योंकि अब आपको डिवाइड भी सीख गए। चलो, आपने डिवाइड तो सीख गए, कुछ नहीं तो ऐसा नहीं कि टाइम खराब हुआ, आपने डिवाइड करना सीख लिया। किसको डिवाइड करना है? इसको। किससे डिवाइड करना है? x+1 से। क्यों? क्योंकि x+1 इसका फैक्टर है। अब जरा चेक करते हैं, क्या लूँगा? x² लोगे, फिर आपको पता है यहाँ पे x² लिख दोगे, फिर आप साइन चेंज कर दोगे, फिर आप काट दोगे, फिर यहाँ बचेगा -4x², फिर आप इन दोनों को नीचे उतार दोगे। फिर क्या करोगे? x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -4x² आ जाए, तो आप बोलोगे -4x का कर दो, तो हो गया -4x²। फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये -4x हो गया। साइन चेंज कर दोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे, ये कट गए। -9x माइनस का प्लस का 4x हो गया, -5x, ये -5 हो गया एज इट इज़। अब x में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -5x आ जाए, तो माइनस का कर दो, -5 का कर दो, तो -5x आ गया। ठीक है, यहाँ भी -5 आ गया। देखो -5 + 1 -5 आ गया। साइन चेंज कर दिए, ठीक है, ये कट गए, ये कट गए, जीरो। जीरो आया, आना ही चाहिए था, इसका मतलब सही डिवाइड करा बिल्कुल। ये जो नंबर फाइंड करना है, ये मैं अभी छोटे छोटे नंबर है तो वो ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो हर बार तरीका क्या है फाइंड करने का। देखो, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो ये आ गया, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट की टर्म को डिवाइड करोगे तो ये आ गया, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो ये आ गया। तो अगर नहीं सोच पाओ डायरेक्ट तो डिवाइड कर लेना, वो बेसिक है, लेकिन डायरेक्ट सोच पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जब अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते। चलो, तो इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ये स्टेप कंप्लीट हो गई, अब करूंगा d=dq+r वाला फॉर्मूला। ठीक है, कर लूँ भाई? ठीक है, मुझे पता है ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर जीरो है, हमेशा जीरो आता है क्या ना। हाँ, अब देखो रिमाइंडर को नहीं मिटा रहा मैं, क्यों? क्योंकि फिर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो गलती हो जाएगी मुझसे, इसलिए मिटाऊँ क्यों। चलो, अब मुझे यूज़ करना है क्या? d=dq+r। तो ऐसे थोड़ी लिखूंगा, वहाँ पूरा लिखना है भाई, डिविडेंट डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस का रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। मैं भी जगह कम है इसलिए लिख रहा हूँ, आप तो पूरा लिखेंगे। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड मतलब आपका क्वेश्चन तो है वो x³ माइनस का 3x², x³ अच्छे से लिखो यार भाई, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, इतना ही बचने दिया, बाकी सारा तो आपने मिटा दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन, अरे डिवाइजर ये थोड़ी था, डिवाइजर तो था आपने किससे डिवाइड करा था? x+1 से। हाँ, डिवाइजर x+1 था। क्वेश्चन क्या था? क्या ना, क्वेश्चन था जो आपने यहाँ बचने दिया है, x² माइनस का 4x माइनस 5, और रिमाइंडर कितना? क्या ना, जीरो। क्या ना, ठीक है, चलो अब इसको मिटा दूँ, आप बोलोगे हाँ इसको मिटा दो। ये जीरो को भी मिटा दूँ, आप बोलोगे जीरो को भी मिटा दूँ। क्या ना, कभी नहीं लिखना, नहीं लिखना, लेकिन फॉर्मूला पूरा लिखना, यहाँ मत लिखना फॉर्मूला इतना लिख के आ गया क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो ही आने वाला था, नहीं, पूरा लिखना फॉर्मूला, 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, चलो
कहना ये फैक्टराइज हो गई, कहना हाँ बिल्कुल फैक्टराइज हो गई, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन कर दोगे और मुझे मालूम है फैक्टराइजेशन में सिखा चुका हूँ, आप डायरेक्ट कर लोगे। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कहना कैसे लिखोगे डायरेक्ट, देखो मुझे मालूम है कौन से 2 नंबर आने वाले हैं, आपने वो 2 नंबर सोचे, देखो फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख दूँ। चलो जब इनके फैक्टर करोगे ना तो 2 फैक्टर आने वाले, क्या करना है, सम करने पे कितना आना चाहिए -4, ऐसे 2 नंबर जिनका सम करने पे -4 आए और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए -5 आ जाए, ठीक है। तो वो जो नंबर होंगे वो आ जाएगा x -4, नहीं वो नंबर होंगे कौन से, x -5 और x +1। अच्छा ये आपने फैक्टर कर दिया डायरेक्ट, मैंने बोला बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। कैसे, क्योंकि भाई मैं टीचर हूँ, मैं कर सकता हूँ। कहना हमें भी सीखना है, तो मैं बोलूँगा पहले बेसिक सीखो, फिर आप जैसे ही अगली साल 10th में पहुँचोगे तो आप ट्रिक भी सीख लोगे, है ना। लेकिन बेसिक से ही करा है मैंने, है ना। मैंने ऐसे 2 नंबर सोचे जिनको प्रोडक्ट करने पे -5 आ रहा है और सम करने पे -4 आ रहा है, तो मेरे दिमाग ने बोला कहना भाई वो 2 नंबर है, एक -5 है और प्लस का 1 है, तो देखो मैंने -5 लिखा, प्लस का 1 लिखा और x लिख दिया। कहना अच्छा ऐसे करा जाता है, बिल्कुल ऐसे करा जाता है। तो अच्छा मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई, मैंने बोला बिल्कुल। क्या मुझे डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको कैसे करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, फिर उसके जो आंसर है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहना अच्छा, तो 6 स्टेप में मेरी पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सीख लिया। और यकीन मानिए आप 12th के बच्चों से पूछ लेना, अगर 10 बच्चों से पूछेंगे तो 5 को क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता, 5 को आता है, क्योंकि 9th में इसका बेस डल जाता है, 10th में थोड़ा और बताते हैं, बताएंगे यही लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे, और फिर 11th 12th में तो बता ही नहीं जाता, कहते हैं भाई वो तो आपको आना चाहिए था, 9th 10th में पढ़ के तो आ रहा है। तो यहाँ से इसका बेस है, कहना बिल्कुल। कितनी चीज़ें होती हैं इसमें, जीरो सा होता है, फैक्टर होता है, डिवाइड करना सीखना आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, फैक्टराइज करना आना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें 11th में थोड़ी बताएंगे, क्योंकि आप 9th 10th पास करके आ रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है। चलो अब पूरा मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ख़त्म करेंगे कहानी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं अब पूरी स्टेप मिटा दी, अब इस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से अपन पूरी स्टेप बिल्कुल तरीके से करेंगे और जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल को क्या बोल दिया, कहना भैया px बोल दो यहीं की यहीं, ताकि जगह बच जाए। कहना ठीक है, क्योंकि यहाँ तक अपन पूरा ऐसे करेंगे जैसे एग्जाम में करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करेंगे। चलो सबसे पहली स्टेप आपने बोला था कि 20 के फैक्टर पता करना है, तो रफ में करना है। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा +- का 1, फिर आएगा +- का 2, फिर +- का 4, फिर +- का 5, फिर +- का 10 और फिर +- का 20। देखो इन्हीं नंबरों से ये फैक्टर आएंगे। 4 के फैक्टर ऐसे कहानी लाइन वाइज करो, एक एक नंबर सोचो कि 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, पहले प्लस में सोचो, माइनस अपनी तरफ से लगा दो। तो कितने फैक्टर आ गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये भी माइनस में भी तो होगा, माइनस मतलब 12। तो अच्छा 12 नंबर में से मुझे कोई एक चुनना है, मैंने बोला बिल्कुल। अब जरा दिमाग लगाओ चुनने का, मैंने 12 तक जाओगे आप, है ना। सोचो अगर आप +1 लोगे, दिमाग लगाना, अगर आपने x की जगह +1 पुट करा तो कभी आंसर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं, तो कैंसिल कर दो। x की जगह -1 रख के देखो, -1 रख के देखो जरा, यहाँ पे आ जाएगा -1, x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, ये आ जाएगा प्लस का 13, ये आ जाएगा माइनस का 32 और ये आ जाएगा 20। कहना हाँ यार भैया ये 20 और 30 हो गया माइनस का 33 और ये दोनों हो गया माइनस का 33 हो गया प्लस का 33, आंसर 0। कहना अरे भैया x-1 रखने पे 0 आ रहा है, बिल्कुल। जितने जल्दी ये नंबर पता कर लोगे उतना जल्दी आ जाएगा, और ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ता, इतने में ही पता चल जाता है। 1 -1 2 -2 इतने में काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कहना 1 -1 मेरा 0 होगा, कहना बिल्कुल। लेकिन इसे एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये सारी कहानी तो रफ में चलेगी, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे करके बता रहा हूँ, है ना। तो देखो पुट x-1, पुट x बराबर -1 इन px, पॉलिनोमियल में x बराबर -1 रख रहा हूँ, तो ये मैंने -1 रखा, -1 रखा तो मुझे पता है ये -1 आएगा, माइनस और 13 आएगा माइनस का, और ये माइनस का ये कितना जाएगा माइनस का 32 और ये आ जाएगा 20, और मुझे पता है इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है p बराबर -1 रखने पे आंसर 0 आ गया। तो मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा क्योंकि x बराबर -1 इज zeros of px, zeros of px, देयरफॉर फैक्टर चाहिए मुझे, तो जीरोस फाइंड करने के बाद क्या करना है, फैक्टर। तो यहाँ फैक्टर का करने के लिए इसको यहाँ लेके आओगे, तो x + 1 इज
फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये आपका एक्स प्लस वन फैक्टर आ गया। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था। स्टेप नंबर 2 में मैंने जीरोस फाइंड कर लिया, फैक्टर फाइंड कर लिया। फिर स्टेप नंबर 3 में था डिवाइड करना था, है ना, यही था ना, नहीं स्टेप नंबर 2 में था ये फैक्टर फाइंड करना, इसके स्टेप नंबर 3 में था जीरोस फाइंड करना और फैक्टर फाइंड करना हो। चौथी स्टेप में क्या था कि डिवाइड करना। अब स्टेप नंबर 4 कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 में मुझे क्या करना है, दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो करवाओ भाई डिवाइड, है ना, दोनों पॉलिनोमियल को। यहाँ करता हूँ डिवाइड सबसे एंड में, ठीक है, नहीं यार यहाँ मत करो, लाइन वाइज करो। यहाँ डिवाइड किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20 को किससे डिवाइड करना है, जो फैक्टर आया, कितना आया, x प्लस 1। सही लिखा है क्या ना, बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि x बराबर -1 0 था, तो फैक्टर होगा x प्लस 1। किससे डिवाइड होगा, जरा जल्दी जल्दी सोचो। x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलो x क्यूब आ जाए, तो आप बोलोगे x स्क्वायर। जल्दी मल्टीप्लाई करो, प्लस का x स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कट गया, कितना आ गया, 13 में से एक x स्क्वायर जाएगा तो 12x स्क्वायर आ गया, बिल्कुल बढ़िया। बाकी के दो नंबरों को क्या ना आप नीचे आ जाओ, आप बोलेंगे आ गए। फिर भैया फिर आप x में, अब फिर इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो आपको पता है 12x आएगा, नहीं तो डायरेक्ट सोच लो, तो पता चल गया 12x स्क्वायर हो गया, क्योंकि जो नंबर यहाँ है उससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब बोलोगे आप इतने जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है ना, और कई बच्चे इसको ना स्किप कर देते हैं इतना लंबा देख के। वो ये नहीं देख रहा है कि आप इतने डिटेल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहा है, आराम से पढ़ा रहा है, वो ये नहीं देखते, है ना। लेकिन फिर भी हम कुछ मिस नहीं कर रहा है आपका, कि आप सोचो कि यार जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चीज़ हम पहले अच्छी डिटेल में पढ़ा दी, अब आपको समझ में आ गई, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, है ना, क्योंकि आप समझ चुके हैं। जैसे फैक्टराइजेशन हमने पहले वाला क्वेश्चन कितनी डिटेल में करा, फिर दूसरे में हमने थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ाई, तीसरे में हमने और स्पीड बढ़ाई, और अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लिख दिया, क्योंकि आप खुद कर लेंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें। चलो यहाँ जो नंबर आता है उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा 12x। फिर क्या करते हैं, ये पेन इतने स्लो क्यों चल रहा है, फिर हम सबट्रैक्ट साइन बदलते हैं, साइन बदला, फिर सॉल्व करा, ये आ जाएगा 20x और ये 20। अब x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 20x आ जाए, तो आप बोलेंगे 20 का कर दो, तो ये हो जाएगा 20x प्लस का 20 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 20 साइन बदला, सबट्रैक्ट करा, रिमाइंडर 0 आ गया। आप खुश हो गए क्या ना भैया, रिमाइंडर 0 आया, मतलब मैंने सही डिवाइड करा, मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं आप, अगली स्टेप में आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, है ना। तो अब मैं भाई पूरा नहीं लिख रहा यार, है ना, आप लिख लेना पूरा, है ना, यहाँ लिखता हूँ नीचे। अगली स्टेप में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर वाला। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, यहाँ लिखना डिविडेंड डिवाइजर कोएफिशिएंट रिमाइंडर, है ना। मैं थक गया हूँ लिख लिख के यार, है ना। अब आप इतनी मदद तो मेरी कर सकते हैं। तो देखो डिविडेंड की स्पेल जाके बोलो क्या आएगा, क्या ना, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। डिवाइजर की जगह तो बोलोगे डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करा, मतलब x प्लस 1, है ना। क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन का मतलब जो ऊपर आंसर आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, और रिमाइंडर की जगह 20 भाई 20, है ना। और रिमाइंडर की जगह क्या ना 0, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि आपको पता कि 0 ही आता है। फिर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसको। तो इसको मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 12x प्लस का 20। मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे एग्जाम में करना है। अभी तक तो हम आधा आधा कर रहे थे ना, अब पूरा वो स्टेप बता रहा हूँ जो एग्जाम में करना है, क्योंकि अभी पूरा फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, आधा हुआ है। अब आपको पता है ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए, ये भी रफ में होगा। जो चीज़ें मिटाते जा रहा हूँ वो सब रफ में है। कितना आना चाहिए, सम करने पे आना चाहिए 12 और प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 20 × 1, ये 20 और इसका कोएफिशिएंट 1 मतलब 20। आपको पता चलेगा कि ऐसे दो नंबर हैं 4, नहीं ऐसे दो नंबर क्या है भाई 10 और 2, तो इसका मतलब है 10 और 2 मतलब इसको लिखेंगे प्लस का 10x, इसको लिखेंगे 2x, यहाँ पे 20। ऐसे ही करते हैं आप। फिर पेयरिंग करते हैं फर्स्ट पेयर से, फिर यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, है ना, ये पेयरिंग। आप बोलोगे यहाँ से x कॉमन आएगा, नंबर तो कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, और 1 और 10 हो तो 1 कॉमन आता है, 1 लिखेंगे नहीं। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 10, यहाँ का जो साइन नेगेटिव उतार दिया, यहाँ 2 ले लिया, है ना, क्योंकि यहाँ से वेरिएबल कॉमन नहीं आता, और 2 और 20 का HCF 2 होता है, इसलिए मैंने 2 से कॉमन ले लिया। डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 10 आ गया, है ना। अब पूरे में से x प्लस 10 कॉमन ले लिया, क्या ना, ओके। फिर क्या लिख दिया, x प्लस 2 लिख दिया,
कहना अच्छा ये फैक्टराइज हो गया, कहना बिल्कुल फैक्टराइज हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो x प्लस 1 इसका हो गया x प्लस का 10 x प्लस का 2। कहना अच्छा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गई, बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गई। किस में, 3 लीनियर में। क्या ये मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल बड़े अक्षरों में लिख के आना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इसमें, बहुत, सच कहना बहुत मेहनत लगती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आप मुझसे करके दे देना कोई बंदा, तो मैं मान जाता हूँ कहना यार इस बंदे ने सच में मेहनत करी, क्योंकि इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के उसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है मतलब उसको फैक्टर थ्योरम पता है, तभी तो उसने जीरो और फैक्टर को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसको फैक्टर पता करना आता है, कहना अच्छा। उसको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आता है, कहना ठीक है। उसको ये फॉर्मूला आता है डी का डी क्यू आर वाला, बिल्कुल सही। उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आता है, कहना हाँ। कहना इतनी सारी चीजें, 1.5 पेज का क्वेश्चन अगर किसी बंदे को आता है तो आप सोचो उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, कहना यार ये बंदा ना बहुत मेहनत करता है, और सब बेसिक है, सब बेसिक से बताया है। मेरी बात मानना, सबसे अच्छा आना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के, जहां जहां से क्वेश्चन ढूंढ सकते हो ढूंढो और सर करो सॉल्व। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल करो, क्योंकि उसमें डिवाइड करना आता है, सब चीज़ें सीख लोगे। कहना ये दोनों चीज़ें सीख गई तो अब 10th 11th में मुझे तो याद कर लोगे। कहना भैया ने बोला था अच्छा कर लेना, मैंने उनकी बात मान ली, आज मैं खुश हूँ। बहुत टाइम बच रहा है आपका, जहाँ जब फैकल्टी वहाँ 10th 11th में ये चीज़ आपको सिखाएगी ना, आप कहोगे मुझे आती है। कहना कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं सिखाएंगे, कम ही जरूर सिखाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि 9th में इसका बेस डलता तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। 10th में हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमें मालूम है 9th पास आउट करके आ रहा है। अब हम जैसे आप 6th 7th पास आउट करके आ रहा है, अब हम आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन थोड़ी सिखाते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना 12 × 6 72, ये थोड़ी बताते हैं। जबकि छोटी क्लास में हम सिखाते थे कि बेटा देखो 6 को मल्टीप्लाई करा 12 से, तो पहले 1 से कर रहे हैं फिर 2 से कर रहे हैं, तो ऐसे ही ऐसा सोचा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, है ना, यकीन मानो बहुत मेहनत लगती है, अच्छा कर लेना। अब क्या ना भैया एग्जाम में हमें ऐसा करना है तो हमें ज़रा बता दो कि क्या क्या करना है। तो मैं बोलूँगा देखो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले px मानो क्वेश्चन को, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ये। फिर स्टेप 2 में आपने फैक्टर फाइंड करके इसके पता कर लिया कि x बराबर -1 रखना है। कहना जो आपने बताया था कि 20 के ये +1 -1 फैक्टर होंगे वो बताना है, बिल्कुल नहीं बताना। जो चीज़ बोर्ड पे लिखी वही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। वो सब रफ में आपको पता चला। स्टेप नंबर 2 में आपने x बराबर -1 रखा, 0 आया, फैक्टर पता कर लिया, ये x - 2 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपको डिवाइड करना, बिल्कुल एज इट इज, कहना एज इट इज, तो स्टेप नंबर 3 हो गई। स्टेप नंबर 4 में आपको ये करना है, यहां तक लिखा। स्टेप नंबर 5 में आपको ये डिवाइड करना है, ये मिटा दो, ये सब रफ में होगा, है ना। स्टेप नंबर 5 में आपको ये डिवाइड करना है। और स्टेप नंबर 6 क्या है, स्टेप नंबर 6 में आपको, स्टेप नंबर 6 कौन सी है, यही वाली है ना, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को तो यहाँ छोड़ चुके थे, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ये वाली वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ। कहना कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगी स्टेप नंबर 6 ये वाली, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे। कहना अच्छा एग्जाम में ऐसे करना है, बिल्कुल जो जो चीज़ें बोर्ड पे लिखी हैं वही एग्जाम में लिखनी है ना। बाकी जो चीज़ें मैंने मिटा दी वो सब रफ वर्क। कहना अच्छा भैया हो गया, समझ में आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं इतना आपसे उम्मीद कर सकता हूँ भाई, है ना, जितनी मेहनत करी है, कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आप खुद कर लेंगे। और आपको मालूम है एक अच्छी चीज़ इस क्वेश्चन की ये है, क्या है कि इस क्वेश्चन की अच्छी चीज़ क्या है, तो इस क्वेश्चन की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1, और 1 के फैक्टर क्या होते हैं, +-1, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 रखने पे पूरी पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 तो 0 हो गया, तो x - 1 को इस साइड ले आओगे तो x - 1 फैक्टर हो गया, x - 1 से इसको डिवाइड करोगे, बाकी आप सारी प्रोसेस आपको आती है। कहना भैया हम कर लेंगे, कहना बिल्कुल आपको करना ही है भाई, है ना, क्योंकि हमने इतना डिटेल में करा दिया, तो एक क्वेश्चन तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप कर लेंगे, है ना। तो हम हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। 2 पॉइंट कौन सी चल रही थी, 3 थी कि 4 थी, है ना, कि हमारे पास तो इतनी एक्सरसाइज रहती हैं। 2.3 थी, 2.3 मेरी कंप्लीट हो गई है पूरी। 2.4 करेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो भी बहुत IMP। 2.3 2.4 सबसे IMP, ये पूरा चैप्टर ही IMP है यार, वेरी IMP। पूरी क्लास 9 का सबसे IMP चैप्टर बोलूँ तो यही है, ये 12 तक पीछे नहीं छोड़ेगा। बार बार इस बात को बोल रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे यार भैया इतना फोर्स से बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत IMP क्लास है।
इसे मान ले रहा है इनकी बात, ये बात तो मान ले रहा है कि ये कर लें, है ना। यकीन माने आप खुश होंगे बाद में जाके, कहना यार उस टाइम पर ये बात मान ली थी तो आज सब सही चल रहा है ना। नहीं तो बहुत मेहनत लगती ये चीज़ें 10th में समझाने में, समझने में, हमें तो नहीं है समझने में, कहना यार काश 9th में पढ़ लेते। ठीक है, तो आप रिग्रेट ना करें, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अब 2.4 करेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो ठीक है।